हम आए और डिग्री जितना भी मेरा था ना, उस समय मेरा सर्टिफिकेट इंटर का नहीं आया था बट मैट्रिक का आ गया था। सबको माँ खाना बना रही थी, उसी चूल्हा में जाके डाल दी। बोले अब इसके बदौलत हमको जिंदगी नहीं जीना, अगर मेरे अंदर दम रहेगा तो बिना डिग्री का हम कुछ कर लेंगे। जिस दिन ये बोलने लगेगा ना हमारे गार्जियन, देखो फलनमा का बेटा यूनिकॉर्न बना दिया, देखो फलनमा का 100 करोड़ की कंपनी बना दी, 200 करोड़ की कंपनी बना दी, 50 करोड़ की कंपनी बना दी, ये जब जिस दिन गार्जियन बोलने लगेंगे ना, उस दिन से कुछ अलग चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। गांव के लोग अलग अलग कंपनी कर रहे थे, खाने का औकात नहीं है और कंपनी बनाने की बात करता है। या हमारा कोई ये वैल्यू खेलने की इच्छा नहीं है, हमें यूनिकॉर्न नहीं बनाना है, हमें वो क्या बोलते हैं एक तरह से वर्चुअल अमाउंट वाला कंपनी नहीं बनाना है। जो वैल्यू बना हुआ है 400 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ वो नहीं बनाना। हमको प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल मॉडल बनाना है। क्योंकि देखिए चौराहे पे ज्ञान बहुत लोग देंगे, जो लोग अपने घर का आर्थिक स्थिति नहीं सुधार कर पाए 10 साल मेहनत करके, वो लोग भी देश की इकोनॉमी पे ज्ञान देते हैं, वो मिल जाएंगे चौराहे पे जाएंगे। तो ऐसे लोगों से नहीं हमको चाहिए था ना ज्ञान, हमको ऐसे लोगों से ज्ञान चाहिए था जो वास्तव में झंडा गाड़ा हो, या तो सक्सेस हुआ हो या फेल हुआ हो। जो प्रयास किया है वही आपको सही ज्ञान दे सकता है। तो फिर बिजनेस में लोग गारंटी क्यों खोजता है? बिजनेस में अगर 5 साल आप समय दे देते हैं, बिजनेस में फेल्योर रेट बहुत कम है। जो 5 साल टिका रह गया मैदान में, एक ही प्रोडक्ट को पकड़ के, एक ही प्रॉब्लम को पकड़ के, अगर 5 साल टिके हुए रह गए तो जरूरी नहीं ना है हमको 500 करोड़ ही बनाना है, 50 करोड़ ही बना लेंगे, 25 करोड़ का ही बना लेंगे ना, तो आप ऑडी BMW सब चढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए स्कूल में हमको आज भी B4 बॉल पढ़ाया जाता है बच्चों को, जिनको बिजनेस पढ़ाया जाता है। तो आपको तो बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है, जीरो नॉलेज है। अब करने के बाद आपको बिजनेस अगर करना है तो आपको बिजनेस जाके पढ़ना होगा। जरूरी नहीं है आप IIM कर लिए तो आप बिजनेस ही बना लेंगे, M कर लिए तो आप अपना बिजनेस ही बना लेंगे, IT पास कर लिए तो उसमें भी आपको जब तक आप फोकस नहीं करेंगे अपने आप को तब तक कुछ भी नहीं होगा। Welcome everyone to the third episode of Vision X, a podcast series of the entrepreneurship cell of Sri Aurobindo College, University of Delhi. Today we are honored to host a distinguished guest who needs no introduction as his name resonates across the entrepreneurial landscape. Please join us in welcoming Mr. Dilkush Kumar. थैंक यू नायर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको लगा मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दिलकुश जी एक ऐसे गांव से ताल्लुक रखते हैं जहां हर गली में से लोग IAS और IPS बने, वहां दिलकुश जी एक एंटरप्रेन्योर बनकर सामने आए। दिलकुश जी बिहार में ऑनलाइन टैक्सी उपलब्ध कराने वाली कंपनी रोडवेज के फाउंडर एंड CEO हैं। दिलकुश जी ने अपने इस बिजनेस को कई डिस्ट्रिक्ट में एक्सपैंड किया, 3000 से अधिक कैब ड्राइवर का नेटवर्क बनाया। आज IIT और IIM जैसे देश के बड़े इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट्स रोडवेज के साथ जुड़ रहे हैं। सर जैसे कि हमने शार्क टैंक में देखा, आपकी जर्नी के बारे में हमने जाना। सो सर इस पॉडकास्ट में हम आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे और आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली सर कि जॉब ना करके खुद का इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने का? देखिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास ये दोनों जो फैमिली है ना, इन फैमिली का जो गार्जियन होते हैं वो जो अपना मतलब परवरिश करते हैं बच्चों को, और जो उनका अर्निंग है वो जो एक्सपेंस करते हैं बच्चों के ऊपर, तो बस यही सोच के जो बेटा को सरकारी नौकरी लगना है, वो मतलब डे 1 से माइंड में जब स्लेट और पेंसिल दिया जाता है ना, तो वो यही कह के देते हैं जो तुमको पढ़ा रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। तो एग्जैक्ट क्या होता है ना, डे फर्स्ट से गोल सेट हो जाता है जो मुझे नौकरी करना है। अगर नौकरी नहीं मिलता है ना तो लगता है मैं फेल हो चुका हूँ, तो वो अपने आप को फेल्यूर मानता है ना। तो जो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था बहुत ही मेरा लोअर क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। हमारे बाबूजी 2000 ईस्वी में वो ट्रक पे खलासी में गए थे, बाद में ड्राइवर बने, धीरे धीरे बस ड्राइवर बन गए। उससे पहले हम लोग बहुत छोटे थे तो बाबूजी हमारे भैंस चराते थे दादाजी के साथ में। आज भी अब वो जॉब छोड़े हैं तो 2-4 गाय रखे हुए हैं, उनसे करते हैं। तो उस परिवार का एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है अपने बच्चों से, ज्यादा से ज्यादा फौज में जाएगा, पुलिस में जाएगा, कोई पढ़ लिख लिया तो नहीं पढ़ा तो फिर तो कोई बात ही नहीं, भैंस है ही चलाएगा या गाड़ी है ही चलाएगा। तो बेसिकली मेरे फैमिली के मन में भी यही था। हम किसी तरह, जो हमारे बाबूजी थे ना, वो 90 रुपए दिहाड़ी पे 2002-3 सब में वो बस पे काम करते थे। 90 रुपए उनका दिहाड़ी था एक दिन का। वो हमारा सहरसा जिला से सुपौल के लिए बस चलती थी, उसमें वो ड्राइवर थे। तो समझिए उस 90 रुपए से हम लोगों को पढ़ाना लिखाना, किताब कॉपी ट्यूशन देना, समझ रहे हैं ना खर्चे कितने थे। और जब मैट्रिक पास किए, इंटर पास किए,
तो क्या कहते हैं वो, बाल विवाह समझते हैं ना, बाल विवाह। हाँ जी, यस। हाँ, तो इंटर जी, करने के बाद उस समय मेरा उम्र लगभग 16 साल का था और मेरा शादी हो गया, मतलब बाल विवाह उसको समझिए। जी। जिम्मेदारियां सर पे आई और उस समय एहसास हुआ जो नहीं, अब सरकारी नौकरी के लिए मतलब नहीं ये हुँ, रुकेंगे, अब जाके कहीं प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करते हैं, जॉब करते हुँ, करते अपना तैयारी करेंगे, अगर हो गया तो जी, ठीक है, नहीं हुआ तो प्लान भी मेरा था ही प्राइवेट नौकरी। हुँ, तो जी, पटना में बहुत सारी एजेंसियां उस समय हायरिंग कर रही थी और सहरसा में एक अच्छा, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पे हायरिंग का जॉब मेला लगा था। उस जॉब अच्छा सर। मेला में गए थे जी, और वहाँ एक किसी कोई एजेंसी सरकार प्राइवेट स्कूल के चपरासी के लिए, जिसको आजकल मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं, उसके लिए उसके जी पास सर। था। तो हम अपना एप्लीकेशन दिए, फिर पटना बुलाया गया इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू अच्छा, देने आए तो आज गांव गांव से आप बिलोंग अगर करते होंगे तो जी, हालांकि हमको लगता है आपका उम्र अभी 17-18 ही हुआ होगा, हम जी, लोग 32-33 में हैं, तो उस समय हमारे गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, तो अच्छा, प्रेस कपड़ा आयरन करना वो हुँ, पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो फैमिली नहीं थी हमारी जो आयरन वाले के हुँ, पास जाएगा, उसको पैसा देगा, कपड़ा प्रेस हुँ, करवाएगा। तो झोला में जो लपेट के माँ लोग रखती थी, वो खींच दी हाथ से, हुँ, उसको चपोत हाँ के जी, झोला में रख दी, वही झोला से जी, निकाल के पहन के गए थे, एकदम गांव देहात गवार टाइप का लग रहे थे देखने में ही। तो वहाँ बस इंटरव्यू हुआ और जो चूंकि पहली बार हम गांव से निकल के कोई शहर आए हुए थे, मेरे लाइफ का वो पहला जर्नी था जो किसी गांव से निकल के, मतलब सहरसा जिला से निकल के पटना आए थे, बिहार के राजधानी। हुँ, तो वहाँ हमको जॉब नहीं मिला, इंटरव्यू में बहुत सारा हुँ, क्वेश्चंस था या हम उससे अनभिज्ञ हुँ, थे, लास्ट में आईफोन का लोगो पहचानने के लिए बोला गया, वो भी नहीं जी पहचान सर। पाया। तो जब वापस गए ना, तब मुझे पता चला कि ये डिग्री तो कुछ नहीं है, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये मेरे बाबूजी जो मेरे ऊपर खर्च किए ये इंटर कराने के लिए, हुँ, मैट्रिक कराने के हुँ, लिए, वो जो अपना एक एक रुपए जोड़ के मेरा ट्यूशन फी भरे, स्कूल स्कूल में हुँ, किताबें खरीद के दिए, ड्रेस खरीद के दिए, जूता मोजा खरीद के दिए, उनका अरमान था कि बेटा पढ़ लिख के नौकरी करेगा। लेकिन इस जी, डिग्री के बदौलत नौकरी नहीं मिलेगी, इंटर करने के हुँ, बाद एक चपरासी का नौकरी नहीं मिला, तो इस डिग्री का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। इसका हुँ, मतलब यही है जो आपके हुँ, अंदर अगर हुनर रहेगी, टैलेंट रहेगी, तो आप जो है विनर बनेंगे, नहीं तो डिग्री सिर्फ ये साबित करता है जो आप पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड है, ये हुँ, साबित नहीं करते हैं। हम आए और डिग्री जितना भी मेरा था ना, उस समय मेरा सर्टिफिकेट इंटर का नहीं आया था, बट मैट्रिक का आ गया हुँ, था। इंटर का मार्कशीट, जो हुँ, उसका कार्ड होता है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, सबको माँ खाना बना रही थी, उसी चूल्हा में जाके डाल दी। बोले अब इसके बदौलत हमको जिंदगी नहीं जीना है, अगर मेरे अंदर दम रहेगा तो बिना डिग्री का जी, हम कुछ कर लेंगे। जब प्रतिभा से ही लोग बढ़ता है तो फिर डिग्री जी सर। मेरे लिए मायने नहीं रखा, क्योंकि पता था इसके इसके आगे एजुकेशन मेरा कंटिन्यू नहीं हो सकता है, ना वो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा था और दूसरी लायबिलिटी आ गई हुँ, थी। कहते हैं ना, जो जिम्मेदारियां जब जी सर। आती हैं तो या तो लोग निखर जाते हैं या बिखर जाते हैं, दो ही चीज होता है जी, जिम्मेदारी बिल्कुल। होने के बाद। तो मैं उस समय बिखर गया था, लेकिन पता नहीं ईश्वर का हुँ, क्या कृपा था जो धीरे धीरे निखर गया। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर आप हुँ, जानते हैं, अगर आपके हमारे बाबूजी अगर किसान हैं, खेती करते हैं, हुँ, या हमारे बाबूजी गाड़ी चलाते हैं, तो किसी जी भी सर। बच्चा को ये हिम्मत नहीं होगा जो बच्चा को अपना बाबूजी सब कुछ न्यौछावर करके पढ़ाए हैं, लिखाए हैं और हाँ, उनको बहुत बड़ा सपना पाले हैं, उनको ये हुँ, हिम्मत नहीं करेगा जो हमारे हमारे जैसे बिहारी जो बेटा है, उसका ये हिम्मत और हुँ, कलेजा नहीं करेगा जो बाप को बोलेगा जो आप जो कर रहे हैं वही हम करेंगे, मतलब आप खेती कर रहे जी हैं तो सर। हम भी खेती करेंगे, आप गाड़ी चला हुँ, रहे हैं तो हम भी गाड़ी चलाएंगे। ये कलेजा नहीं आता है, मतलब हम लोग मन में आता है लेकिन उसको बोल नहीं पाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या था, हम अपने बाबूजी को सीधे बोले जो हमको भी ड्राइवर ही बनना है। और समझ सकते हैं जब बोले होंगे तो उनका अरमान हुँ, जितना था वो धज्जियां उड़ गई होगी उनकी। जी, बिल्कुल। धीरे 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 बस पे ही हमको गाड़ी चलाना सिखाया। हुँ, उसके बाद गांव में ही कुछ दिन नौकरी किए ड्राइविंग का, फिर दिल्ली चले गए, जी कोई सर। बोला अच्छा पैसा हुँ, मिलता है दिल्ली में, हुँ, तो लोग लालच तो सब बिहारी को घेरता है ना, तभी तो माइग्रेशन हुआ इतना। तो हाँ, हम भी मूव किए बिहार से, हुँ, दिल्ली गए, लेकिन दिल्ली जी में सर। कोई गाड़ी चलाने के लिए दे ही नहीं रहा था, बोलता था ना तुमको हुँ, ट्रैफिक का नियम पता है, ना रूट पता है तुमको। उस समय एंड्रॉइड फोन मेरे पास, मेरी औकात ही नहीं थी, और एंड्रॉइड फोन तो आया भी नहीं था ठीक हुँ, बाजार में, हुँ, जो कि गूगल मैप का सहारा ले लेते हैं।
टेक्नोलॉजी हाँ। नहीं था उस समय उतना। आया था, जी। मतलब बहुत कम लोगों के पास एंड्रॉइड फोन हुआ करता था। जिसके पास हुआ राइट। करता था वो अमीर हुआ करते थे, है ना? तो मुझे लगा जो जब कोई गाड़ी नहीं दे रहा है तो यहाँ बैठ के कितना दिन खाएंगे, किसी के ऊपर बोझ बनना उचित नहीं है। हम एक पैडल वाला रिक्शा लिए, वो 30 रुपए लेता था एक दिन का। और आजादपुर मंडी हो गया, रोहिणी हो गया, उसका मॉडल टाउन हो गया, हैदरपुर, शालीमार बाग हो गया, इन एरिया में घूम घूम के थोड़ा सा रूट का भी नॉलेज, थोड़ा सा ट्रैफिक का भी नॉलेज गेन करने लगे। और ऐसे लोगों को बैठाते थे जो मेरे जैसा ही दुबला पतला हो, ताकि खींचना ना पड़े, समझते हैं ना? जी। बस 15-18 जी दिन सर। जी। बीमार पड़ गए, तो वापस घर आ गए। तो जानते हैं, जब आप बाहर से वापस लौटेंगे और आपकी जिंदगी शादीशुदा जिंदगी है, तो कहते हैं कन्या के बिना इसका मन नहीं लगता होगा, इसीलिए भाग के आ गया। समझ रहे हैं ना? मतलब हाँ जी सर। जी सर। वो जो सोसाइटी है ना, वो समाज है ना, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको उससे कोई मतलब नहीं है। हर आदमी के पास एक आपके बारे में ओपिनियन है और वो बोलेगा। और मुझे शुरू से ही लोगों का क्या ओपिनियन रहा है मेरे बारे में, लोग क्या सोचते हैं, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरी जिंदगी है भाई, हमको सोचना है हमको क्या बेहतर करना है। बस वहां से वापस आया तो फिर वही गांव समाज में चर्चाएं चलने लगी, ये कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोगों के यहाँ एक छोटा सा फकरा होता है, मतलब वो कसा जाता है, इस बेटा से पोता होने वाला नहीं है ना? तो वो चीजें चलने लगी। फिर जो है कुछ दिन गांव में गुजारे और वापस पटना आए। इसी पटना में 3500 रुपए का जॉब पकड़े एज ए ड्राइवर। धीरे धीरे वहां सीखते गए, लर्न किए। फिर इलेक्ट्रिकल का काम सीखे। मुझे लगा वो स्किल सीखना चाहिए, उससे ज्यादा अर्न कर सकते हैं। 3500-4000 का कोई वैल्यू नहीं है। धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल लाइन में गए, फिर इलेक्ट्रिकल का कॉन्ट्रैक्टर बने। और फिर 2016 में एक सब्जी का स्टार्ट किए पटना में, ऑनलाइन सब्जी डिलीवरी का। तो उस समय टेलीफोन नंबर एक रखे थे, पंपलेट बंटवाए, अपार्टमेंट में जाके सब्जी खरीद के लाते थे। ऑर्डर ही नहीं आता था, वो सड़ने के कगार पे आता था। तो खुद से गर्दनी बाग रोड नंबर 1 में पटना में एक चटाई बिछाते थे और सारा सब्जी जो नहीं बिका हुआ था उसको बेच देते थे। जिस प्राइस में लाते थे उसी प्राइस में। 2-3 महीना ऐसा सीन चला। मुझे लगा ये नहीं चलेगा, मुझे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कुछ करना चाहिए। ड्राइविंग मेरे पास स्किल था ही। तो कॉन्ट्रैक्टर जब हम बने थे ना इलेक्ट्रिकल फायर का, तो उसके बाद हम एक कार खरीद लिए थे उस समय तक। तो वापस सहरसा चले गए, वहां से शुरू किए हम अपनी पहली कंपनी आर्यवो। और 2016 में जो कंपनी शुरू हुई, उस कंपनी में 2020 में हम टीम बनाए, कंपनी एक्सपैंड किए और 22 में हम एग्जिट ले लिए, क्योंकि हमको 22 तक में पता चल गया जो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है बिहार में। तो प्रॉब्लम था इंटरसिटी राइड। क्योंकि बिहार में क्या है ना, लोग बिहार से बाहर रहते हैं ज्यादा। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, तो लोग ज्यादा कोई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गुजरात या इंडिया से बाहर भी। तो मुझे लगा जो इंटरसिटी ट्रेवल यहाँ बहुत ज्यादा होता है और इंटरसिटी ट्रेवल में बहुत अच्छा स्कोप है। अगर इसको वन वे कर दिया जाए, लोगों को तो वन वे अगर कर दिया जाए तो एक गेम चेंजिंग होगा। और बस डिसाइड किए, प्लान बनाए। और आप समझ सकते हैं बिहार में जहाँ एक ब्रांड बनाना बहुत बड़ी चुनौती है, उस बिहार में एक बना बनाया ब्रांड को, जिसका 80 लाख रुपए का सेल था, 8 लाख रुपए के आसपास कमीशन था, उस ब्रांड को मिनटों में क्विट किए और कॉन्फिडेंस के साथ क्विट किए जो दूसरा बनाएंगे और बड़ा बनाएंगे। और 2 साल में उससे कई गुना बड़ा कंपनी बना दी। तो ये मेरा वो जो पिछले 5-6 साल का एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस यहाँ काम आया। उस 5-6 साल में जो हम लर्न किए यहाँ के यूजर बिहेवियर को, यहाँ के सप्लाई चेन को, वो लर्निंग मेरा काम आया। यहाँ मेरे लिए मेरा ना सर्टिफिकेट काम आया, ना ही मेरा वो जो ना भी कोई डिग्री काम नहीं आया, ना ही स्कूल में जो हम नॉलेज गेन किए थे A+B का होल स्क्वायर भी काम नहीं आया। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ काम आया प्रैक्टिकल नॉलेज, हम जो बाजार से सीखे। एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन बढ़ने के लिए आपको और कुछ चीजें सीखनी होगी, स्किल सीखनी होगी। अगर आप बिजनेस में आ रहे हैं तो आपको बाजार को पढ़ना होगा, आपका जो बिजनेस में जो रिसोर्सेज यूज करते हैं उसका डीप नॉलेज होना चाहिए। तो जनरली हम इन सब चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं। और अभी प्राउड फील होता है जो बिहार स्टार्टअप इकोसिस्टम में जितना रैपिडली रोडवेज ब्रांड बनी है, उतना रैपिडली बिहार स्टार्टअप इकोसिस्टम में कोई ब्रांड नहीं बना पाया, और हम डिग्री जला के बनाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस है, और होना भी चाहिए खुद को, लोगों को खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते।
तो यही है हमारी कहानी, अधूरी कहानी, वो पूरी नहीं हुई है। तो जी चाहे कभी न कभी पूरी होगी, अगर सांस चलती रहेगी तो पूरी होगी, बंद हो गई तो अधूरी रह जाएगी। जी। सो सर आपकी जर्नी सुन के तो मतलब बिल्कुल हम बिल्कुल एकदम शॉक्ड है, मतलब कि कैसे करके आपने अपनी कंपनी इतनी बड़ी करी एक ऐसे मतलब बिहार से आगे, क्योंकि हम बिहार में जनरली हम देखते नहीं है कोई ऐसा कोई स्टार्टअप वहाँ पे ऐसा कोई बना दे। वहाँ पे तो मतलब सबका ऐसा ही है कि हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए, कोई भी आईएएस हो आईपीएस हो, ज्यादातर सब ऐसे ही आते हैं और वहां से आप एक एंटरप्रेन्योर बनकर सामने आए। एक बहुत ही मतलब एक इंस्पायरिंग स्टोरी है सर आपकी। देखिए, मेरा अपना मानना है, जो बिहार जी के पास टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ मजदूर भी है, ब्यूरोक्रेट्स भी है जी। और स्मार्ट वर्कर भी हैं, हम्म जो बिहारी बाहर में जाके बड़े-बड़े एमएनसी को ग्रो करा रही हम्म है, बड़ा बना रही है। हम्म ये जो ये रिसोर्सेस है ना बिहार का, ये बिहार में नहीं यूज हो रहा है, यहाँ एंटरप्रेन्योर नहीं बन पा रहा है। अगर जी एंटरप्रेन्योर यहाँ बनेगा, तो वही एंटरप्रेन्योर इन रिसोर्स को यहाँ यूज करेगा, यूटिलाइज करेगा और रैपिडली बिहार बढ़ हम्म सकता है। और हमारा बिहार का पॉपुलेशन कई यूरोपियन कंट्री से को अगर एक कर दीजिएगा तो उससे बड़ा पॉपुलेशन है। यहाँ बहुत कुछ बेच सकते हैं। 12 करोड़ का पॉपुलेशन है, 13 करोड़ हम्म, का। बेचने के लिए आना जी चाहिए। आप क्या बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं? जैसे आप देखे होंगे शार्क टैंक के मंच पे विनीता मैम हमसे जी पूछी सर। थी, अगला 10 साल में आप रोडवेज को कहाँ देखते हैं? हम बोल सकते थे जो हमको जी ग्लोबल सर। ले जाना है, पैन इंडिया लेके ले जी जाना है। हम एकदम फोकस किए नहीं, मुझे बिहार में बनाना है। क्योंकि मुझे बिहार की जी पोटेंशियल दिख रही थी। जब आप किसी एक क्षेत्र में किंग बनते हैं ना एक प्रोडक्ट को लेके, हम्म तो उसको जी स्केल सर। करना बहुत ईजी हो जाता है। आपके पास एक्सपीरियंस रहता हम्म है, डेडिकेटेड टीम बिल्कुल। रहता है ना? और जब आप एक एरिया का राजा है, तो उस एरिया में फिर अगर कोई दूसरा एंट्री भी लेता है ना, तो आपको पता है लुक कैसे हम उसको कॉम्पीट करेंगे, उसके साथ कैसे मार्केट हम्म में लड़ाई लड़ेंगे। तो हमारा हमेशा जी मानना होता है जो कस्टमर जो है वो गेम चेंजर होता है। तो हम लोग कस्टमर पे ही, उनके सुविधाओं पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। जी सर। सो सर जैसे आपने बताया कि जैसे आपकी 12th के बाद ही आपकी शादी करा दी गई थी। हुँ, सो सर कभी आपको कभी ऐसा लगा कि ठीक है, जैसे क्योंकि 12th के बाद ऐसा होता है सर, हम तो जैसे शहर में रहते हैं दिल्ली, मुंबई से शहरों में ये 12th के बाद शादी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, सब अपने एज के हिसाब से करते हैं। सो गाँव में तो चलिए ठीक है ये नॉर्मल चीज़ है। सो आपको क्या लगता है कि सर जैसे आपकी शादी हो गई थी 12th के बाद ही, सो आपके सक्सेस में आपकी वाइफ का कुछ योगदान रहा है कि देखिए आपको उनसे भी ऐसी कुछ चीज़ सीखने को मिली? देखिए क्या है ना, सबसे बड़ा चीज़ क्या है, जो जब शादी होती है ना लोगों की, तो ज़िम्मेदारियाँ आती है सर पे। जी सर, क्योंकि डेफ़िनेटली। उससे पहले आप सिंगल रहते हैं। हुँ, अगर हमारी शादी नहीं हुई होती, तो मुझे लगता है मैं हुँ, भी हुँ, चौराहे पे गाँव में आवारा की तरह भटक रहा होता और जो गांजा पी रहा होता, उनको खोजता, वो भी मुझे भी 2 चिलम पिला दे, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते थे ना। कुछ था ही नहीं अंदर हुँ, में, ना सरकारी नौकरी का ख़्याल था, ना हुँ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलता, तो वो भी जॉब का भी हुँ, बुरा हाल है। तो शादी होने के बाद जी, एक चीज़ लगा जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, और तभी भागना हुँ, शुरू किए और पत्नी का यही हुँ, सहयोग मिला, जो हम जितनी बार फेल हुए ना, वो मायूस हुँ, नहीं हुई। वो कभी ये नहीं बोली आप ये काम छोड़ दो, आप वो काम करो। हुँ, कभी वो डिमांड नहीं की जो मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे हुँ, चाहिए। तो उनका जो त्याग था, अब उस त्याग हुँ, के बदले अब हम उसको बहुत कुछ दे रहे हैं। तो वो जो 14 जी, साल मेरे साथ त्याग की, तो मुझे लगता है हुँ, अब अगला 14 साल उस त्याग को हुँ। मतलब सूद ब्याज समेत उसको लौटा देना है। सो सर जैसे आपकी आपकी इतनी जो आपकी जो जर्नी रही, एक नॉर्मल एक इतने फैमिली से आके आप एक एंटरप्रेन्योर बने। सो आपकी लाइफ में कभी कोई रोल मॉडल रहा है सर? आपको किसी को देख के आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है वो लाइफ में? देखिए, एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में जब हम कदम उठाए ना, हुँ, जब हम आर्या वो बनाए, तब से हुँ, हमको एंटरप्रेन्योर का मतलब समझ में आया या बिज़नेस का मतलब हुँ, समझ में आया। तो हम ज़्यादातर पहले रतन टाटा का फ़ैन हुआ करते थे, उनकी जो स्टोरी जी, थी वो काफ़ी अच्छी थी। यस, वो हुँ, उनकी जो फोर्ड वाली कहानी थी, जो फोर्ड के पास हुँ, इंडिका का ऑफ़र लेके गए थे खरीदने के लिए, जी, बाद में जो है सो फोर्ड आए इनके पास, जो मेरी जगुआर खरीद लो। हुँ, वहाँ दिख रहा था हुँ, कॉन्फिडेंस। तो हुँ, इंस्पायर वो रतन टाटा को ही हम अपना रोल मॉडल मानते हैं। और जब आप आएँगे स्टार्टअप के क्षेत्र में, तो स्टार्टअप के क्षेत्र हुँ, में आप जैसे देख लीजिए, रितेश अग्रवाल है जो हाँ जी, अमेरिका से जी, यंगेस्ट बिलियनर हैं। वो जी, मिडिल क्लास से निकल के गए हैं और ग्लोबली उनकी कंपनी काम कर रही है। ऐसे बहुत सारे हैं। हुँ, आप शार्क टैंक में ही देख लीजिए, जितने जजेस हैं हुँ, उसमें लगता
है जो सारे कोई रोल मॉडल के लायक हैं, क्योंकि उन लोगों ने किया। वो जो एक जी परसेप्शन सर। था लोगों की नजर में, जो जो जी यूपीएससी क्रैक किया वही जीवन में सफल है, यही थॉट जी चलता है ना इंडिया में। तो उन लोगों ने हाँ डेफिनेटली सर। तो उन लोगों ने साबित किया जो नहीं, सिर्फ यूपीएससी क्रैक करने वाले सक्सेस नहीं कहलाते हैं, बिजनेस बनाने वाले भी सक्सेस कहलाते हैं, ठीक है ना। और जो शार्क टैंक आया है, तो शार्क टैंक आने के पहले क्या होता था, गांव में बच्चे लोग सलमान खान का फैन होते थे, अक्षय कुमार जी का फैन होते थे। अब जी दिखता है नहीं, वो एंटरप्रेन्योर का भी फैन होता है ना। और जिस दिन ये एंटरप्रेन्योर को थोड़ा सा इज्जत मिलने लगेगा ना, तब गार्जियन के मन में जाएगा कि नहीं, एंटरप्रेन्योर बनना भी एक करियर का बेस्ट ऑप्शन है। तो उन्हीं लोगों को ना समझना है, आपके बाबूजी अगर कन्विंस हो जाएंगे तभी आप आजादी से काम कर सकते हैं। तो कन्विंस तो अभी क्या एग्जांपल देंगे, हमारे बाबूजी आपके बाबूजी एग्जांपल, तो फलनमा का बेटा दरोगा बन गया, फलनमा का बेटा यूपीएससी बन गया, फलनमा का बेटा यूपीएससी कर लिया। जिस दिन ये बोलने लगेगा ना हमारे गार्जियन, देखो फलनमा का बेटा यूनिकॉर्न बना दिया, देखो फलनमा का बेटा 100 करोड़ की कंपनी बना दी, 200 करोड़ की कंपनी बना दी, 50 करोड़ की कंपनी बना दी, ये जब जिस दिन गार्जियन बोलने लगेंगे ना, उस दिन से कुछ अलग चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग डर के अपने ख्वाब को, अपने सपना को जन्मने ही नहीं देता, भ्रूण हत्या कर देता है उसका, मतलब वो अंदर में ही है, अंदर में ही मार देता है, उसे इस दुनिया में आने ही नहीं देता है डर से। तो वो डर तभी खत्म होगा जब हमारे गार्जियन कन्विंस होंगे। मतलब हम जब स्टार्ट किए थे, तो आर्या वो जब स्टार्ट किए थे, तो उस समय भी हमारे बाबूजी के समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कर रहा है। गांव के लोग अलग अलग टिप्पणी कर रहे थे, मतलब गांव का लोग का अलग अलग टिप्पणी होता है, जो भाई खाने का औकात नहीं है और कंपनी बनाने की बात करता है, या बहुत तरह का ऐसा, इस तरह का बहुत तरह का। पहले कार खरीदे थे तो लोगों का टिप्पणी था, पहले घर बना लेता, बाद में कार खरीदता। तो उनको क्या पता था हम कार खरीदते हैं, अब हमको क्या करना है, इससे कैसे करना है। उनके लिए गांव में सक्सेस का मतलब होता है जो आपके पास एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छा सा नौकरी हो, एक कार हो, और साल में एक बार गांव जाके भोज खिला दीजिए सबको, आप सक्सेस हैं। इसके अलावा सक्सेस का कोई परिभाषा ही नहीं है गांव। तो चूंकि हम आते हैं उस गांव से जहां आईएएस आईपीएस का एक समझिए वो खादान है, उस गांव में एंटरप्रेन्योर का बात करना, एंटरप्रेन्योर उस गांव से निकलना, और ये मेरी सौभाग्य है जो पहला एंटरप्रेन्योर है हम उस गांव से, जो बिहार लेवल पे नहीं, अब देश लेवल पे लोग जान रहा है, जो कोई दिलखुश कुमार है। तो आज से पहले एंटरप्रेन्योर, अब धीरे धीरे लोग एंटरप्रेन्योर की तरफ भी वहां से छोटा छोटा आइडिया लेके ही काम शुरू किया है। तो यही होता है जब आपके कोई पड़ोसी या आपके कोई जानने वाले लोग कुछ अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, उसको सक्सेस मिलता है, तो पीछे लोग आते हैं। जैसे अगर आप गैस करेंगे ना, तो कोई अगर अच्छा किराना दुकान अगर गांव में खोला, उसका अच्छा चल रहा है, तो उसका पड़ोसी किराना दुकान खोल लेता है। तो सोचिए ये किराना दुकान खोल के पक्का का मकान बना लिया, मोटरसाइकिल खरीद लिया, हम भी खोल लें। तो ये चीज चलता है, ये इसी को ये साइकिल होते रहता है, घूमते रहता है। तो बस यही चीज है। और मुझे लगता है, मेरा पर्सनली ओपिनियन यही है, जो बिहार में लोग अगर कहता है जो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्रियां नहीं है, यहाँ पे रोजगार नहीं, तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है इन प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, तो आप बिजनेस बहुत तेजी से बना सकते हैं। वहाँ मौका रहता है, ऑप्शन रहता है, वहाँ आपको कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा। और जब तक कंपटीशन आता है, तब तक आप अपने आप को मजबूत कर चुके होते हैं। जरूरी नहीं है ना जो आप टॉप 10 में ही आए, आप टॉप 100 में भी आए तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। और हमारा बहुत बड़ा कोई ख्वाब नहीं है। हम अपने वाइफ से 2-3 चीज का कमिटमेंट करवाए हैं। पहला कमिटमेंट करवाए, हम अपनी जीवनी पे एक बुक लिख रहे हैं, उसका नाम है तब आगे। और ये हम तब पब्लिश करेंगे जब हमारी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ हो जाएगी। और आई होप जो हम अगला साल कर लेना है। डेफिनेटली हो जाएगा। दूसरा चीज है जो हम अपने गांव में एक अच्छा सा घर बनाए, भले वहां जाके रहे नहीं, माँ बाबू जी को गिफ्ट कर दें अच्छा सा घर बना के, क्योंकि घर उन लोगों का सपना था, तो उस सपना को पूरा कर दें। और तीसरा है जो अगर हम नहीं रहे, मर गए बीच में, कोरोना आया तो समझा दिया ना, आदमी का कोई भरोसा नहीं। हाँ, जी सर। तो अगर हम नहीं रहे तो हमारी वाइफ जो है, हमारी जो बुक है उसको हम लिख रहे हैं, उसको एक था पागल करके पब्लिश करें, और नीचे में उसका टैगलाइन लिखे, उनकी अधूरी कहानी, और उसको पब्लिश करें। और जो मेरा स्मृति स्थल है, वहां जाके एक अच्छा सा, वो जो नेता लोग उद्घाटन करते हैं तो शिलापट लगाते हैं ना, तो वो शिलापट लगा दें और उस पर लिखें यू हैव अराइव्ड। बस इतनी सी ख्वाब है, इससे ज्यादा ख्वाब भी नहीं है।
और लगता है आज नहीं कल पूरा होगा। तब तक जी, भागते दौड़ते रहना है और यही ज़िंदगी जी की। सर, डेफ़िनेटली। जी। सो सर आपने बहुत कुछ बताया कि बुक वगैरह के बारे में, सब बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। सर जब मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट करी ना पॉडकास्ट के लिए, सो मैंने ना आपकी कंपनी के बारे में जाना। जैसे अभी आपने भी बताया कि आर्या गो करके आपने एक अपनी कंपनी बनाई थी और इससे पहले आपने एक सब्जी का आपने एक स्टार्टअप खोला था। सो सर सब्जी वाला तो आपने बताया कि वो उसमें ऑर्डर्स वगैरह का नहीं था और आपको वो नहीं चला। तो सर आर्या गो चल रहा था। सो सर आर्या गो को आपने मतलब आपने बैकआउट क्यों कर लिया सर? उसमें कोई 3 स्टोरी इसके रीज़न, पीछे? हाँ, 3 रीज़न थे उसमें। पहला रीज़न जो हम टीम सही नहीं सेलेक्ट कर पाए, आस-पास के लोगों को ही टीम में लाए, अनप्रोफेशनल लोगों को टीम में लाए, जिसके पास कोई विज़न नहीं था, कोई मिशन नहीं था। ओके। और स्टार्टअप में टीम बहुत बड़ी बात होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, क्योंकि टीम ही जी। आपको विनर बनाता है। टीम और आपके यूज़र यही दोनों मिलके के विनर बनाता है। तो वहाँ मेरी गलती हुई थी हमसे, टीम अच्छा नहीं बना पाए थे। दूसरा चीज़ जो फंडिंग, जो छोटे-छोटे लेवल का फंडिंग लाए थे, आस-पास के लोगों से ही, जानने वाले लोगों से ही, हुँ, तो लगभग हमको लगता है 20 लाख रुपए के फंडिंग में ही हमको हुँ, 70% हम डाइल्यूट कर दिए थे। तो ओके। क्या होता है ना, जब फाउंडर्स का स्टेक 70% डाइल्यूट हो जाता है ना, तो काम करने जी, में वो मजा नहीं आता है ना? जी। और फिर डिसीजन मेकिंग आपके पास कभी नहीं आपके रहेगा। पास हाँ, जी। कभी नहीं रहेगा। तो हम अपने वाइफ को उस कंपनी में छोड़ के और हम क्विट कर लिए, हुँ, वाइफ भी थी साथ में उस कंपनी में। अभी भी वाइफ है, ओके। तो हुँ, क्योंकि अभी हम कोई फाइनेंशियल रूप से एग्जिट नहीं लिए हैं, तो हमारा अच्छा। कोई ऐसा नहीं है जो हम हुँ, एग्जिट के बदले कुछ डिमांड किए थे, क्योंकि डिमांड हुँ, करते कि वो कंपनी उस लायक नहीं थी जो हमारी डिमांड को हुँ, पूरा कर सके, लेकिन इन फ्यूचर हमको तो लेना है ही। 5 साल समय हुँ, दिए हैं उस कंपनी को, जी, ठीक है। तो 2 ऑप्शन था मेरे पास, या तो उन लोगों को एग्जिट कराना या खुद को जी, एग्जिट कर लेना। तो उन लोगों को एग्जिट का ऑफर हम दबे मुँह दिए थे, लेकिन हुँ, एक बार में ही वो लोग डिनाई कर दिए। तो फिर लगा जिद नहीं हुँ, करना चाहिए, क्योंकि जी, कल दुनिया ही बोलेगी जो भाई जब बड़ा बनने की बारी आई हुँ, तो लोगों को ये कर दिया, जो पहले से था तो क्विट करा दिया। हुँ, तो हमको लगा कि नहीं, ये एक अलग हिस्ट्री बनाएँगे बिहार में, जो समझ रहे हैं ना, ये कॉन्फिडेंस का है। हुँ, वही तो हुँ, पागल में जी बच्चे सर। पल गए हैं, जो कैसे एक पागल हुँ, एक पोखर के पार पे जन्मा हुआ बच्चा कैसे निकला और बिहार के टैक्सी उद्योग में क्रांति ला दिया, और किस-किस जी, परिस्थिति से, कौन-कौन चुनौतियों से लड़े हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दो देखिए, कहानियाँ क्या होती है ना, हर दिन एक कहानियाँ होती हैं। हर हुँ, दिन एक चैप्टर होता है एक एंटरप्रेन्योर के जीवन में। जी, तो वही कहानियाँ जो है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं। खुदा पागल में आएगा, जी, किसकी क्या भूमिका रही, डेफ़िनेटली। आर्यागो में क्या मेरा ज़िंदगी था, कितना स्ट्रगल हुँ, था, रोडवेज में हमको क्या फ़ायदा मिला, किन-किन लोगों का हुँ, सहयोग मिला, बहुत सारी चीज़ें हैं। वही द पागल में रहेगा। डेफ़िनेटली सर हम ज़रूर पढ़ेंगे आपकी किताब को जब आप पब्लिश करेंगे। जी। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि आर्या गो में जैसे आपने बताया कि जो आपसे जो गलती हुई वो टीम को लेके हुई। सो मैं ऐसे कई यंग एंटरप्रेन्योर्स को देखता हूँ वो टीम को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि टीम को हायर कैसे करें या फिर टीम बनाए भी तो कैसे बनाएँ? अगर वो बना लेते हैं तो फिर कभी ऐसा होता है कि रॉन्ग टीम हायर कर लेते हैं तो फिर एक तो बिज़नेस आइडिया भी बिल्कुल बेकार हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। सो ऐसी क्या क्राइटेरियाज़ होती है सर कि जिससे कि अब हम एक अच्छा टीम हम बिल्ड कर सकें अपने स्टार्टअप के लिए? देखिए, सबसे हम ये भी देखे हैं जो इंडिया हुँ, में 90% जो लोग हैं, जी, वो समझिए जो 90% स्टार्टअप इस प्रॉब्लम को फेस कर जी। रहा है, वो बेहतर टीम नहीं बना पा रहा है। हुँ, यस सर। तो यही गलती हमसे भी हुई थी। हुँ, जो मतलब आपको ऐसा टीम बनाना चाहिए, जो अगर आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं, तो टेक हुँ, में आपके पास बंदा एक्सपर्ट आना चाहिए। आपके पास जो ऑपरेशन में अच्छा बंदा आना हुँ, चाहिए। मतलब सबका अलग-अलग फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ क्या है ना, जो लोगों का एक्सपेक्टेशन, जो आपके टीम के हुँ, लोग हैं, अगर आप किसी को हुँ, को-फाउंडर बनाते हैं कंपनी में, जी, तो उनका एक्सपेक्टेशन जो है सो धीरे-धीरे हाई होते जाता है, जब आप उनको लाते हैं उस यस। समय, और जब हुँ, आपकी कंपनी बढ़ते जाती है, तो फिर दरारें आने जी, लगती हैं। तो हमारा ये ओपिनियन है, जो आपके को-फाउंडर और आपके बीच में पति-पत्नी से भी गहरा संबंध होना चाहिए, एक-दूसरे पे भरोसा होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी हुँ, है। और अगर ये नहीं होता है, तो आप को-फाउंडर मत लाइए, आप सिर्फ़ फाउंडर रहिए, बाकी सैलरी पे हायर कीजिए।
उसमें जो लोग प्रतिभावान होंगे उनको अच्छे स्थान पे बैठाइए और उसी में फिल्टर करते जाइए। 10 लोग आएंगे, 2 लोग 1 लोग अच्छा मिलेंगे, लेकिन इक्विटी बेस्ड जो है ना वो इंस्टेंट आप मत लाइए। कोई आदमी अगर टैलेंटेड है तो उसके साथ कमिटमेंट करिए, जो आप मेरे साथ 3 साल वर्क करो या 5 साल इस कंपनी को दे दो, तब आपको हम इतना परसेंट देंगे, आपको रिलीज करेंगे। ये कमिटमेंट कर लीजिए, एग्रीमेंट कर लीजिए, आप उसको ट्रांसफर कर देंगे 5 साल अगर उसका पूरा हो गया तो। लेकिन डे फर्स्ट से आप किसी के साथ अपना इक्विटी डाइल्यूट मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब एक बार इक्विटी डाइल्यूट कर देते हैं ना तो फिर जितना भी चैलेंजेस है वो आपको सिंगल फेस करना पड़ेगा। अगर उनके माथा में वो सेट नहीं हो रहा है प्रॉब्लम ना, तो वो पीछे भाग खड़ा होगा। अगर आप डूबने लगेंगे ना तो आपको मझधार में छोड़ के निकल लेगा। उसमें क्या जाता है, आप किसी बाहर के लोगों को लाए, उसका क्या जाता है, आपका आइडिया है, आप उस पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो तो 2 मिनट में निकल लेगा। और इन्वेस्टर बास किसको करेगा, आपको करेगा, पैसा आप पे लगा रहा है कोई। तो टीम सिलेक्शन बहुत ही बड़ा पार्ट है एक स्टार्टअप के लिए, और अगर टीम आप अच्छा बना लिए तो विनर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो टीम 2 तरह से बनता है, एक तो इक्विटी का दे के बना लीजिए, आप 5 साल 4 साल मेरे साथ काम करो, आपको इतना परसेंट दे देंगे। और एक होता है सैलरी बेसिस पे। तो चूंकि इंडिया में लोग सैलरी ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो ये 5 साल बाद क्या मिलेगा वो मायने नहीं रखता है, आज क्या मिल रहा है वो मायने रखता है। तो ऐसे लोगों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रतिभावान लोग हैं जो काम करने लगे। तो हम तो जब सिलेक्शन करते हैं, जब इंटरव्यू लेते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है उनका, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ये भी नहीं देखते। हम देखते पिछवाड़े में आग कितनी लगी है, वो जिसके अंदर में लगा हुआ है ना आगे बढ़ने की ना, वो जम के आपके साथ काम करेगा, पागलों की तरह काम करेगा। तब क्या होगा ना, आप भी बढ़ेंगे और उसको भी हाथ पकड़ के बढ़ा के लेके चलेंगे, है ना। तो यही चीज होना चाहिए टीम के लिए। ओके, सो जैसे आपने भी बताया था कि जब आपने ये आपकी 3rd कंपनी है, राइट सर? आपके हिसाब से पहले वो सब्जी वाला स्टार्टअप, फिर आर्यागो। तो सर जैसे जब आपने स्टार्ट किया था, सो आपको इनिशियल स्टेज पे कभी कोई प्रॉब्लम का, मतलब कोई भी ऐसे शुरुआती दिनों में से हर बिजनेस को एक कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सर। सो आपने उन चीज़ों से कैसे टैकल करा और आपने उन चीज़ों से क्या सीखा? क्योंकि कोई भी अगर आज एंटरप्रेन्योर अगर कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, सो वो अपने माइंड में ऐसी क्या चीज़ें पहले से ही ध्यान में रखे कि वो गलतियाँ ना करे और कोई बड़ा लॉस ना उठाए। पहले तो सबसे पहले क्या था ना, जो रोड बेज में मुझे बहुत चैलेंज आया, बहुत नॉमिनल चैलेंज उसको बोल सके। इसका रीजन था मेरा जो पिछला 5 साल का एक्सपीरियंस था वो सेम सेक्टर का था, और प्रॉब्लम हम उस कंपनी में फाइंड किए थे, सॉल्यूशन भी उसका सोचे हुए थे। तो वो सारी जो हमारी प्रॉब्लम इस कंपनी में आने वाली थी उसका सॉल्यूशन पहले से मेरे पास रेडी था। सबसे बड़ा यहाँ जो चुनौती था ना हम लोगों के लिए, चूंकि हम लोग कारपूल भी लेके आए थे, तो मुझे पूरे पैन बिहार में टैक्सी का नेटवर्क बनाना था कारपूल के लिए। तो उसमें हम लोगों को चुनौती आई, बिहार में कमर्शियल नंबर की गाड़ियां बहुत कम थी, बहुत ही अगर आप कुछ शहर को छोड़ दे तो कई शहर में तो है भी नहीं कमर्शियल नंबर की 1-8% गाड़ी। तो उसमें हम लोगों को चुनौती आई। फिर बाद में हम लोगों का जो वन वे टैक्सी थी उसमें जो मार्केट की गाड़ी यूज करते थे उसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाता था, तो फिर से मॉडल चेंज किए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आप जो सोच के मार्केट में आ रहा है ना बाजार, जब एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो बहुत सारी चैलेंजेस आएगी, तो फिर आप उसके हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट में बदलाव कर सकते हैं। तो फिर हम लोग आए, एग्रीगेशन मॉडल ड्रॉप कर दिए और फिर आए हम लोग ऑन टैक्सी वाले मॉडल पे। तो फिर ये मॉडल हम लोग का बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। इसमें ये मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी वाले को श्योर कर देते हैं जो आपको मंथली इतना फिक्स देंगे। उसमें क्या होता है, जो उनका एक प्रॉब्लम जो था, जो हमको बाजार अगर मार्केट ठीक रहता है तो गाड़ी चलती है, ठीक रहता है तो गाड़ी बैठता है, तो उनको एक फिक्स इनकम हो गया मंथली का। और हमको फायदा ये हो गया, बाकी जो एग्रीगेटर मॉडल पे राइड रिफ्यूज होता है, क्वालिटी मेंटेन नहीं होता है, क्योंकि सप्लाई हमारे हाथ में आ गया तो अब हम अपने हिसाब से उसको मेंटेन करेंगे। उसका जो हाइजीन है गाड़ी का या उसका मेंटेनेंस वगैरह अपने हिसाब से देखेंगे, तो उससे क्वालिटी मेंटेन हो जाता है। उसके बाद ड्राइवर का जो सैलरी था बिहार में वो 10-12 हज़ार रुपये था। तो 10-12 हज़ार रुपये में जो कम एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उसको भी लोग हायर कर लेता था। तो हम लोगों को 20,000 इसको ले गए ड्राइवर के सैलरी को, और फिल्टर करके ड्राइवर हायर करना शुरू किए। इंटरसिटी राइड है, 4-5 हज़ार इंटरसिटी राइड है, उसको किसी दिन 400 किलोमीटर भी चलना पड़ेगा, किसी दिन 300 किलोमीटर भी चलना पड़ेगा। तो मुझे लगा 4-5 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदा को हायर करना चाहिए, उसके लिए उसको सैलरी ज़्यादा चाहिए, वेतन ज़्यादा चाहिए, उसका वेतन बढ़ा दिए। और जब आप किसी एम्प्लॉय को या किसी ऐसे लोगों को जिसका 12-13 हज़ार का स्लैब बना हुआ है,
उसको अगर जी 20,000 स्लैब में लेके आते हैं ना, तो फिर वो हम्म, आपके हिसाब से काम करेगा, अपने हिसाब से नहीं, क्योंकि उसको हाँ पता है इससे ज्यादा जी बेहतर उसको कहीं नहीं मिलेगा। फिर उसको ट्रेन किए और सर्विस का क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मतलब उसका उसको ये भी किया, गाइड भी किया जाता है कैसे सर्व करना है, कैसे गाड़ी चलाना है, कब ओवरटेक करना है, कब ओवरटेक नहीं, क्योंकि अभी हम लोग जो पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, और हमको लगता है कम से कम 3 मिलियन किलोमीटर हम लोग गाड़ी ड्राइव करवा चुके हैं बिहार में। उस 3 मिलियन किलोमीटर अभी तक कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसका एक रीजन था एक्सपीरियंस ड्राइवर यूज करना। हाँ, वो बहुत बहुत ज्यादा फैक्टर, क्योंकि जब आप सड़क पे गाड़ी चलाते हैं ना, तो प्रॉब्लम आना जायज है। वो एक्सीडेंट ना कभी-कभी सामने वाले की गलती से भी होती है, कभी-कभी अपने गलती से, उसको आप कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये कम तभी हो सकता है जब ड्राइवर एक्सपीरियंस्ड हो, वो हर चीजों को समझता हो, वो रफ गाड़ी नहीं चला रहा हो, वो मतलब गाड़ी गाड़ी की तरह चला रहा हो। तो उससे फायदा मिला हम लोगों को, और इसका अभी तक कोई मेजर दुर्घटना नहीं हुआ। ईश्वर से कामना करते हैं आगे भी ना हो, तो अच्छा है। तो सर जैसे जैसे ठीक है, मतलब एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में एक मेजर तो रहता ही है कि प्रॉब्लम्स को फेस करनी है, उसको फिर सॉल्व भी करना है, फिर उसे सीखना भी है। सो सर एक एंटरप्रेन्योर के लिए जब वो कुछ अपना प्रोडक्ट बनाता है, जैसे आपने रोडवेज बनाया, सो उसके पीछे ना मैंने कई एंटरप्रेन्योर्स को देखा है कि सर वो नाम को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, खासकर जो अभी की जो जनरेशन में जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। सो आपने जैसे अपनी कंपनी का रोडवेज जो आपने नाम रखा है सर, उसके पीछे की कोई स्पेसिफिक स्टोरी है सर कि आपने रोडवेज ही क्यों रखा? बिल्कुल, क्या है ना, जो हमको एक ऐसा नाम चाहिए था जिसको लोग याद रख सके। और बिहार में रोडवेज का प्रोनाउंस बहुत लोग इजी वे में रोडवेज समझता था। रोडवेज मींस बस, समझ रहे हैं ना? तो रोडवेज कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा था ट्रांसपोर्टेशन से, और लोग आसानी से याद भी कर लेता है। मतलब बहुत सारा ऐसा नाम है, हम भी खुद हमको भी याद नहीं रहता है। बहुत सारे ऐसे कंपनी को जानते हैं, लेकिन उसका नाम मुझे भी नहीं याद है। तो इस केस में हमको एक ऐसा नाम चाहिए था जिसको लोग याद रख लें और हमारे बिजनेस से भी रिलेट करता हो। तो हमको लगता है जो 1.5-2 महीना हमको लगा था रोडवेज ये फाइनल करने में। फाइनल करना, बहुत सारे नाम सोचा गया, लेकिन फाइनल हुआ रोडवेज, और ये रिलेट किया बिजनेस से, और लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस नाम को लेके बहुत सारे लोग तारीफ किए हैं, लिंक्डइन से लिखते हैं रोडवेज काफी क्रिएटिव नाम है, मतलब जो रिलेट करता है बिजनेस को, और लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ये भी बहुत जरूरी है। आपका ब्रांड नेम ऐसा नहीं होना चाहिए लोग को जब याद, मतलब जब जरूरत पड़े तब कौन था, मतलब ये नहीं होना चाहिए, है ना? वो होना चाहिए जो हाँ एक बार में याद है, रोडवेज या कुछ। अभी बहुत सारा ऐसा ब्रांड है जिसका नाम हमको खुद याद नहीं। ओके, तो मतलब कोई ऐसा नाम जो हम बहुत आसानी से माइंड में रिकॉल कर सके। बिल्कुल बिल्कुल जी। सो सर जैसे आपने बताया कि जैसे आप अभी बिहार पे आप ऑपरेट कर रहे हो, पैन बिहार में, राइट? पूरे बिहार में आपका बिजनेस है। तो सर वहाँ पे जैसे अभी जितने भी बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं हमारे पास, जैसे ओला हो गए, उबर हो गया, अभी एक टाटा का भी एक ब्लू स्मार्ट करके कुछ मोबिलिटी ही ऐसे ही चल रहे हैं। तो सर वहाँ पे इन बड़ी-बड़ी कंपनीज का क्या टेक है सर? लाइक वो आपको एज़ अ कॉम्पिटिटर मानते हैं? देखिए क्या है ना, जो जितने भी कंपनी है, चाहे वो ओला हो, उबर हो, ब्लू स्मार्ट, सब अपने अपने क्षेत्र में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। सबका मार्केट अलग अलग है। जैसे लोकल राइड पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। ओला उबर की बात करें तो एग्रीगेटेड मॉडल है, ड्राइवर ऑन होता है, वो ड्राइवर एक्सेप्ट करेगा, डिनाई करेगा। हमारा टारगेट मार्केट है इंटरसिटी राइड। हम एक गांव को शहर से कनेक्ट कर रहे हैं। एक गांव को शहर से कनेक्ट करना काफी चैलेंजिंग वाला बात है। उसके बाद क्या है ना, बाजार में कोई भी रहे, अगर आप नंबर 1 बनना चाहते हैं तो मेरा मानना है आप कस्टमर की सुनो, और वो जो कस्टमर का जो सुनता है ना, वो विनर हमेशा रहता है। आप देखते होंगे कि जोमेटो पे अगर आप ऑर्डर करते हैं खाना, और वो खाना अगर कुछ उसमें डिफेक्टिव है, तो वो आपसे एक बार क्वेश्चन करता है, तुरंत रिफंड मार देता है। उसको पता है जो हो सकता है आप मतलब जानबूझ के उसको ये कर दिए हैं, डिफेक्टिव कर दिया है। बहुत लोग ऐसा करते भी, लेकिन वो आपको तुरंत रिफंड दे देता है, क्योंकि उसको पता है हम अगली बार इससे कमा लेंगे, तीसरी बार कमा लेंगे, चौथी बार कमा लेंगे। तो आपके लिए कन्वीनियंस होना चाहिए, कस्टमर के लिए कंपनी जो है उसके अपेक्षा पे खरीद करना चाहिए। दूसरा चीज क्या है ना, शार्क टैंक में भी बोले थे, जो इस बिहार में हम टैक्सी चलाया है, बिहार की सड़कों से वाकिफ है, यहाँ के ज्योग्राफिकल एरिया से वाकिफ है, हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ टैक्सी कोई नहीं दौड़ा सकता है। ये कॉन्फिडेंस है।
जी। समझ रहे हैं ना? क्योंकि हम जी सर। उस ज़िंदगी को जिए हैं, बहुत करीब से जिए हैं। तो हमारा जो क्या प्लान है, कैसे उसको बीट करेंगे, मेरा सारा रेडी है। हम कैसे, ये हमेशा याद रखिएगा, रोडवेज हमेशा इकोनॉमिकल भी रहेगी और सर्विस का क्वालिटी भी मेंटेन करेगी। अगर किसी को दामाद वाला फील चाहिए ना, तो वो रोडवेज ऑन जर्नी। जी। सर ऐसी क्या फीचर्स हैं जो रोडवेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, लाइक जो ओला एंड उबर प्रोवाइड नहीं कर रही है? देखिए, रोडवेज का मॉडल क्या है काम करने का, चूंकि इंटरसिटी राइड है और सारे गाड़ी हमारे रेंटेड होती है या वो लीज वाली होती है या कंपनी की अपनी भी होती है। तो उसका काम का क्या प्रोसीजर है, जो हमारी जो गाड़ियां होती है उसका क्वालिटी मेंटेन किया जाता है। इंटरसिटी है, पहली चीज तो अगर कोई फ्लाइट वाले कस्टमर या ट्रेन वाले कस्टमर, अगर ये दोनों लोग राइड बुक किए हैं तो ऑन टाइम पिकअप होता है। ऑन टाइम पिकअप नहीं होने पे अगर फ्लाइट मिस हो गई तो नेक्स्ट फ्लाइट का टिकट देती है वो रोडवेज। पैन इंडिया कोई नहीं कर रही है। पहला चीज है एयरपोर्ट वाले कस्टमर के लिए टारगेट। और जब एक कस्टमर अपने आप को सिक्योर फील कर लेता है ना आपके प्लेटफॉर्म पे, तो फिर कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है। दूसरा चीज है जो हम जो क्वालिटी मेंटेन करते हैं, जैसे बताया आपको, ड्राइवर एक्सपीरियंस रखते हैं, 12-13 वाला नहीं रखते, जिसके कारण दुर्घटनाएं कम होती है। बहुत रेयर मतलब मेजर दुर्घटनाएं नहीं होती है। छोटा मोटा कोई बाइक आके सटा दिया, कोई ऑटो आके ये सब तो चलता ही है, सड़क पे चलेगा। लेकिन कोई मेजर दुर्घटना जिससे पैसेंजर को क्षति पहुंचे, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। और मुझे लगता है एक्सपीरियंस ड्राइवर अगर काम करेगा तो ये रेयर कभी होगा। तीसरा चीज है सिटी राइड है, तो हम लोग की मेरी गाड़ी आती है कहीं से चल के, तो वो जोन ए में जाती है, हमारी पार्किंग के जोन ए में। जोन ए में उस गाड़ी का बाहर से वास होता है। फिर वो जोन बी जाती है। जोन बी में उस गाड़ी का इंटीरियर से वैक्यूम क्लीनर से उसका कचरा निकाला जाता है, पर डैशबोर्ड पॉलिश करके परफ्यूम मारा जाता है, और फिर जाती है टू मूव में। तो वो फिर जाके रेडी होगी और नेक्स्ट कस्टमर को असाइन होगा वो। क्योंकि मेरे पास राइड प्री शेड्यूल्ड रहता है, तो मुझे क्वालिटी मेंटेन करने का समय मिलता है। मुझे पहले पता होता है कौन कौन राइड है, कहाँ गाड़ी भेजनी है, तो मेरे पास पर्याप्त समय होता है हाइजीन मेंटेन करने के, ठीक है ना। और फिर जो कस्टमर के पास गाड़ी पहुंचती है, तो ड्राइवर के अलावा कस्टमर को असिस्ट करने के लिए कैप्टन भी असाइन होता है, जो पैन इंडिया कोई नहीं करता है। एक कैप्टन जो पैन इंडिया कोई नहीं करता है, जो टैक्सी असाइन हुआ तो कैप्टन भी असाइन हुआ, तो वो कैप्टन का काम रहता है। आपको आप जब गाड़ी में बैठ रहे हैं और जब आप गाड़ी छोड़ रहे हैं, तब तक अगर किसी भी प्रकार की आपको इनकन्वीनियंस हो रही है, तो वो उसका तुरंत समाधान निकाल के दे। एन एग्जाम्पल, मैकेनिकल है, गाड़ी कहीं रास्ते में खराब हो गई, तो उसका जिम्मेदारी रहता है विदिन 30 मिनट किसी भी कोई भी गाड़ी वाले, चाहे वो बाजार की गाड़ी वाले हो, लोकल टैक्सी वाले हो, या हमारी अपनी टैक्सी उस एरिया में है, तो किसी का भी टैक्सी हायर करके सबसे पहले उसको टैक्सी रिप्लेस करना। और उनका जो इनकन्वीनियंस हुआ है ब्रेक डाउन के दौरान, तो उस इनकन्वीनियंस में उसके साथ थोड़ा सा प्राइस को कम कर दें, या कहीं ऐसा होता है जो टाइम बहुत ज्यादा लग गया तो 100% फ्री कर दिया जाता है राइड को। तो ये राइड 3000-3500 का एवरेज राइड होता है। इंटरसिटी है तो कोई 2500 का है, कोई 3000 का है, कोई 4000 का है, कोई 2000 का भी है। तो उसमें क्या है ना, लोगों को लगता है जो नहीं, हमको अगर इनकन्वीनियंस हुआ ना, तो उसके बदले में कंपनी हमारे साथ खड़ी रही, है ना। जी, सब चीजें हैं जो कोई और नहीं कर रहा है, बिहार में हम कर रहे हैं। जी। सर आप जो आपकी जो कंपनी है सर रोडवेज, आप इसको अगले 5 साल में, जैसे अभी से 2024, तो आप इसको अगले 5 साल में इसको कितना बड़ा देखना चाहते हैं सर एज अ फाउंडर? देखिए, हमारा वहां भी हम बोले थे, शार्क टैंक में भी आपको भी बोलते हैं जी, हमारा कोई ये वैल्यू खेलने की इच्छा नहीं है। हमें यूनिकॉर्न नहीं बनाना है। हमें वो क्या बोलते हैं, एक तरह से वर्चुअल अमाउंट वाला कंपनी नहीं बनाना है। जो वैल्यू बना हुआ है 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, वो नहीं बनाना। हमको प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल मॉडल धंधा बनाना है। मुझे अपने कंपनी का पति बन के रहना है, पत्नी बन के नहीं रहना है। अगर आपको पति बन के रहना है तो प्रॉफिटेबल धंधा बनाना होगा, है ना जी, डेफिनेटली। यस। और पागल लोग पति बन के रहते हैं, पति बन के रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमारा एकदम क्लियर गोल है, जो मुझे अगले 3 साल बिहार से कहीं बाहर के लिए नहीं सोचना है। 12 बाजार है बिहार, 10-15% मार्केट एक्वायर करना है पूरे बिहार में। 10-15% मार्केट एक्वायर कर लेते हैं तो 400-450 करोड़ का ट्रांजेक्शन करेंगे हम एनुअली। और 400 करोड़ का ट्रांजेक्शन करना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए जी सर। यही हमारा लक्ष्य है, अगले 3 साल में हमको करना है।
और कर लेंगे, अब चैलेंज नहीं है। सर जैसे आपने बहुत कुछ बताया अपनी कंपनी के बारे में। सर जैसे हमने शार्क टैंक में देखा था आपको, आपने अपने पिच करा, तो आपके शार्क टैंक का एक्सपीरियंस कुछ बताइए सर, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है? क्योंकि जितने भी फाउंडर्स जो भी ये पॉडकास्ट देखेंगे, उनके लिए भी एक नई चीज़ होगी। सर वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है? देखिए, शार्क टैंक एक तरह से समझिए बिजनेस स्कूल है। वहाँ बहुत चीज़ लर्न करने को भी मिलता है। वहाँ जो झंडा गाड़े हुए फाउंडर्स हैं ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाते भी हैं। हाँ। हमारा लगभग 1.25 घंटा का पिच था, उसमें काट के 17-18 मिनट किया जाता है, क्योंकि उतना ही देर का शो उसको दिखाना है। उस 1.25 घंटा बहुत कुछ सीखे, जो पहले जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते थे। और उन लोगों का जो फीडबैक था ना, उसमें बहुत चीज़ छुपा हुआ था। और हमको लगता है जो शार्क टैंक एक बेहतर प्लेटफॉर्म है एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ब्रांड बिल्ड करना, वो आपको फ्री करके देता है, पहला चीज। ठीक है, आपका जो ग्रोथ है वो शार्क टैंक शो लाइव होने के बाद रैपिडली बहुत तेजी से होता है, कई लोग संभाल नहीं पाते हैं, और वो आपको फ्री में करके दिया। तो अगर कहेंगे ना, जो एक्चुअल में स्टार्टअप के लिए गॉड किसको बोले, एक होता है ना जो एक स्टार्टअप के लिए कोई गॉड फादर है, हाँ, तो स्टार्टअप के लिए शार्क टैंक गॉड फादर की भूमिका निभा रही है। इसको मेरी भाषा में अगर समझिएगा, क्योंकि अभी जितना मार्केटिंग या जितना ब्रांडिंग हमारी कंपनी की हुई है रूटबेज की, इसको करने के लिए मुझे लगता है हम 50 करोड़ रुपए भी खर्च करते ना, इतना बेहतर ब्रांडिंग नहीं कर सकते थे। वो ब्रांडिंग फ्री में हो गया, वो फ्री में हो गया। तो अगर हम 50 करोड़ कहीं से, एक तो औकात नहीं थी 50 करोड़ की फंड रेज करने की, कोई देता ही नहीं है, बिहारी है क्या बना के देगा, लोग यही बोलेगा। तो वहां मेरी औकात नहीं थी 50 करोड़ रेज करने की, और वो 50 करोड़ रुपए का ब्रांडिंग करके दे दिया कंपनी का, ट्रस्ट अलग बन गया यूजर को कंपनी पे। तो वो एक तरह से स्टार्टअप के लिए गॉड फादर की भूमिका में है, और बहुत कुछ सीखने को भी वहां मिलता है। और खास करके जो शार्क्स डील डन होने के बाद आपके साथ आते हैं, वो शार्क्स भी आपको आपके लिए एक तरह से समझिए मेंटर की भूमिका में आपके साथ होते हैं। और क्या है ना, जब आप किसी समुंदर में तैर रहे होते हैं छोटे बोट पे, तो अगर तूफान आएगी ना, तो आपको डर लगेगा, आपका आप डगमगाने लगेंगे, आपका आत्मबल जो है कमजोर होते जाएगा, आपको डर लगेगा डूब जाएंगे। लेकिन जब आपको ये पता होगा ना, जो मेरे पीछे एक बड़ी बोट आ रही है, अगर मैं डूबूंगा ना तो वो खींच के निकाल लेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो जो शार्क्स होते हैं ना, जो आपके साथ में आए हैं, तो वो एक उस आपके लिए वो बोट का काम करेंगे, बड़ा बोट का काम। तो आपको लगेगा जो नहीं सलग डूबेंगे ना हम, तो कोई है जो हाथ पकड़ के बोलेगा आ जाओ बाहर, फिर से खेलते हैं। जी। तो सर जैसे हमने देखा था कि आपको शार्क टैंक में आपको फंडिंग मिली रितेश सर एंड विनीता मैम से। सर आपको ऐसी क्या उनसे चीजें सीखने को मिली एज एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो तो लाइक वो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है रितेश सर एंड विनीता मैम। सो एज अ फाउंडर उनसे ऐसी क्या चीजें आपने सीखी जो एज अ जो यंग एंटरप्रेन्योर होता है वो लैक करता है? ये सबसे पहले चीज था ना, जो हम वहाँ फंडिंग के लिए नहीं गए थे, आप देखे होंगे हम नेगोशिएट भी नहीं किए, कोई नेगोशिएशन। जी राइट। तो हाँ जी, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था, जो वहां से किसी शार्क्स को लाना है साथ में। और एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में अगर आइडल की बात करें, तो रितेश अग्रवाल एक तरह से मेरे आइडल थे। स्टार्टअप किंग एक्चुअल में उन्हीं को हम कह सकते हैं। राइट। उनका ऑफर आ जाना वो बड़ी बात थी मेरे लिए, और बिना नेगोशिएशन का हम वो डन कर दिए। और जब वो लोग साथ में आते हैं ना, तो सिर्फ पैसा नहीं दिए हैं आपको, वो आपको अपना एक्सपीरियंस भी देंगे, साझा करेंगे। वही वाला बात बोले ना, नाव और बोट वाला बात। जी। तो वो बहुत कुछ सिखाएंगे आपको, आप अगर कहीं डगमगा रहे हैं। क्योंकि देखिए, चौराहे पे ज्ञान बहुत लोग देंगे, जो लोग अपने घर का आर्थिक स्थिति नहीं सुधार कर पाए 10 साल मेहनत करके, वो लोग भी देश के इकोनॉमी पे ज्ञान देते हैं, वो मिल जाएंगे चौराहे जाएंगे। तो ऐसे लोगों से नहीं हमको चाहिए था ना ज्ञान, हमको ऐसे लोगों से ज्ञान चाहिए था जो वास्तव में झंडा गाड़ा हो, या तो सक्सेस हुआ हो या फेल हुआ हो, जो प्रयास किया है वही आपको सही ज्ञान दे सकता है। तो एक तरह से समझिए, जो अच्छे मेंटोर भी मिल गए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, और कैप टेबल में उन लोगों का एंट्री होने के बाद क्या होता है ना, कंपनी का अगले राउंड के लिए इन्वेस्टर्स का ये हो जाता है।
अभी लिंक्डइन पे, ईमेल पे हमारे पास बहुत सारे मैसेज और मेल पड़ा हुआ है, जिसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो 300-400 करोड़ रुपए का कमिटमेंट है, सारे लोगों का कमिटमेंट जोड़ दें तो। चूंकि अब मुझे फंडिंग अभी नहीं उठानी है, अब प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल मॉडल वाला काम करना है, तो अभी सारे लोगों को हम रिप्लाई दे रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी हम लोग नहीं राउंड में जा रहे हैं, अगले बार जाएंगे तो आपको याद करेंगे। पहला प्रयास यही है, जो अब जीरोधा या जीहू बनाना है, पहला प्रयास अब यही है, और मुझे लगता है कर लेंगे, कछुए की चाल कर लेंगे। सर जैसे हमने देखा था कि आपने मेंशन किया था शार्क टैंक में कि आपने मिथिला एंजल नेटवर्क्स करके एक है, आपने उनसे फंडिंग ली थी स्टार्टिंग में। सो सर एज अ यंग, जो भी एक यंग एंटरप्रेन्योर होता है जिसके पास रिसोर्स नहीं है, क्योंकि कुछ भी स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल चाहिए सर, ठीक है सर। तो कैपिटल लेने के लिए मतलब जो भी फाउंडर होता है वो यही किसी एंजल इन्वेस्टर या फिर वीसी के पास जाता है। सो एक एंटरप्रेन्योर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये फंडिंग उठाना एंड कितना ज्यादा मुश्किल है चीजों के लिए, और वो इन्वेस्टर जैसे क्या चीजें देखते हैं सर कि वो ताकि वो हमें फंडिंग दे सके? देखिए, सबसे पहले तो एक जो इन्वेस्टर होते हैं जी, वो आपको फंडिंग करने से पहले 3 चीज देखता है। आपका बिजनेस मॉडल, दूसरा फाउंडर्स के अंदर गुद्दा कितना है, कहीं ऐसा तो नहीं जो स्ट्रगल का टाइम आएगा तो छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, और तीसरा चीज देखता है बाजार का, किस मार्केट में आप हैं, बाजार का साइज क्या है, उसको अच्छा एग्जिट मिल सकता है या नहीं, क्योंकि वो एग्जिट के लिए ही आप में इन्वेस्ट करें, यही है। राइट। तो एक फाउंडर्स को जब भी इन्वेस्टर के पास पिच करना हो तो उनको इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस में लाना है, जो उनको लगना चाहिए जो नहीं बंदा कर सकता है। बिजनेस मॉडल जो है अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इंडिया है, यहाँ 2 पैक बियर मारने के बाद एक कॉपी कलम लेता है बच्चा और 0 से अरबपति बनने का फॉर्मूला लिख देता है वो बिजनेस आइडिया से, लेकिन एग्जीक्यूशन बिल्कुल उल्टा होता है भाई। तो उनको ये लगना चाहिए जो नहीं सिर्फ आइडिया नहीं है इसके पास, ये उस आइडिया पे काम भी कर सकता है, उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो उनको आपके ऊपर थोड़ा बहुत फेथ होना चाहिए फाउंडर को। और मुझे लगता है ना, जो अर्ली स्टेज में फाउंडर्स को नहीं जाना चाहिए फंड रेज करने के लिए, कम से कम 3-4-6 महीने तक आप सरवाइव करिए, जैसे अरेंजमेंट करके हो, 2-4 लोगों को करके हो, 2-4 कर्मचारी के साथ हो, क्योंकि जब आप ट्रैक्शन लेके जाते हैं ना, मतलब यूजर ट्रैक्शन, तो आपको बहुत मिलने लगता है, उनको भी लगता है नहीं मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, यहाँ करना चाहिए इन चीजों। लेकिन यहाँ क्या है ना, सिर्फ आइडिया लेके भी बहुत लोग चले जाते हैं इन्वेस्टर के पास, तो कोई भी आइडिया पे फंडिंग नहीं करेगा, आपके एग्जीक्यूशन पे वो फंडिंग है। मुझे अर्ली स्टेज में इसलिए फंडिंग हम ले आए, हमको लगता है जो रोडवेज लॉन्च होने के 2 महीना बाद ही फंडेड हो गई थी जी। मेरा एक्सपीरियंस था आरएओ का, और मेरे सारे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस था जो नहीं ये बनाएगा, और जो कॉन्फिडेंस था शायद उस पर खड़े भी हो सकता है। हमारे जो इन्वेस्टर सब हैं जितने एंजल राउंड में, हमको लगता है जो हमारे गुरुदेव को छोड़ के मेरी किसी से बात ही नहीं होती है, और कोई कॉल भी नहीं करता है हाँ कैसा चल रहा है, दिल को सब एकदम कॉन्फिडेंस में है जो नहीं 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल लगेगा ये बच्चा बनाएगा। वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए इन्वेस्टर को आपके ऊपर जी। वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो वो आपको उंगली करेगा, और जब आपको उंगली करेगा ना, तब आप अपने बिजनेस बड़ा करने के लिए काम नहीं कर रहे होंगे, अपने इन्वेस्टर को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। तो जब आप इन्वेस्टर को खुश करने के लिए काम करेंगे ना, तो आप धंधा नहीं बना पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट। आप अपने बिजनेस बनाने पे तभी आप फोकस करेंगे जब आपको इन्वेस्टर का प्रेशर ना हो, और इन्वेस्टर का प्रेशर तभी नहीं होगा जब आपका आउटपुट बहुत अच्छा निकल रहा है। तो 6 महीना साल भर मेरे ख्याल से हर स्टार्टअप को काम करना चाहिए, एक्शन लाना चाहिए। सारा खेल डेटा का है, उसी पे वो लोग काम। अब फंड लाना बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, बस आपके अंदर वो प्रतिभा होना चाहिए जिसमें कि उन लोग, क्योंकि ये एंजल इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, बहुत बड़ा रिस्की कैपिटल है। आप डूब जाएंगे, क्या मिलेगा उसको? कुछ मिलेगा? आप फाइट करके कुछ ले सकते हैं? कुछ नहीं सर। तो जो आदमी अपना 5 लाख रुपए ही कहीं लगा रहा है और उसको 2 ही ऑप्शन है, या तो डूबेगा या वो कई गुना बढ़ जाएगा, तो वो भी तो बहुत कुछ सोच के लगाएगा ना, किस पे लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, पोटेंशियल है या नहीं है कि नहीं जी। तो जैसे आपको फंड डेफिनेटली सर, तो उनको भी सिक्योरिटी का जरूरत है, जो आप उसको लगे जो नहीं ये मेरा सिक्योर है, या बन सकता है, ये हमको एग्जिट दे सकता है ना।
तो उसको अपना एग्जिट अगर आप दिखा दिए, जो हम आपको अच्छा एग्जिट देंगे, तो आसानी से मिल सकता है। और एग्जिट तभी आप दिखा सकते हैं, मौखिक नहीं, पेपर पे नहीं, तभी दिखा सकते हैं जब आपका ऑपरेशन जो आप अभी ऑपरेट कर रहे हैं उसका रिजल्ट पॉजिटिव हो, उसका डेटा पॉजिटिव दे रहा है जी। यही सब चीजें हैं जो एक स्टार्टअप को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, जी सर, जी। ओके। सर जैसे आपने इतना कुछ बता ही दिया है, तो सर जैसे सर जितने भी यंग फाउंडर्स होते हैं ना, मेरी तरह के जो भी एक यंग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, सो सर उनकी लाइफ में ना कई इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि ठीक है, हमने कोई आइडिया सोच लिया, हम उस पे वर्क भी कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं बैक इन द माइंड ये भी रहता है कि यार अगर नहीं चला तो क्या करेंगे? व्हाट इफ अगर फेल हो जाए? तो सर आपको कभी ऐसी इनसिक्योरिटीज़ आई है, और आपने अगर आई है तो सर आपने उसको टैकल कैसे करा? देखिए, सबसे पहले ये बताइए, जो हम अगर हाँ जी। मुखर्जी नगर जाते हैं यूपीएससी की जी। तैयारी करने के लिए, जी, राइट। इसकी क्या गारंटी है जो 5 साल जो हम तैयारी करेंगे तो हम यूपीएससी निकाल ही लेंगे? कोई गारंटी है? सर गारंटी तो सर कुछ भी नहीं है। नहीं है। तो फिर नहीं। बिजनेस में लोग गारंटी क्यों खोजता है? बिजनेस में अगर 5 साल आप समय दे देते हैं, बिजनेस में फेल्योर रेट बहुत कम है। जो 5 साल टिका रह गया मैदान में, एक ही प्रोडक्ट को पकड़ के, एक ही प्रॉब्लम को पकड़ के, अगर 5 साल टिके हुए रह गए, तो जरूरी नहीं ना है जो हमको 500 करोड़ ही बनाना है, 50 करोड़ ही बना लेंगे, 25 करोड़ का ही बना लेंगे ना, तो आप ऑडी, बीएमडब्ल्यू सब चढ़ सकते हैं। जी। और यूपीएससी करने के बावजूद भी आप अगर हकीकत पूछिए तो पैसा जरूर बना लीजिएगा, लेकिन ऑडी, बीएमडब्ल्यू नहीं चढ़ पाइएगा, लोग नहीं चढ़ने देगा। इनकम टैक्स वाला अलग से आएगा, ईडी वाले अलग से आएंगे, समझ रहे हैं ना बात? तो आप नौकरी करके सिर्फ आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ख्वाब जो है ना उसको आप पूरा करना है तो बिजनेस करना पड़ेगा आपको। तो हमको लगता है अगर कोई भी बिजनेस मॉडल है उस पर अगर आप 5 साल मिनिमम समय दे दिए तो आप जीने खाने लायक बढ़िया धंधा बना लीजिएगा। हर साल आप 1-8 करोड़ रुपया जरूर बना लीजिएगा। आप कहीं नौकरी करने भी जाएंगे के डेट में, अगर कोई नौकरी कर रहा है 2 लाख 3 लाख रुपए महीने की सैलरी पे, उसका भी खर्च उसी हिसाब से है। सारे लोग ईएमआई पे काम कर रहे हैं, घर भी ईएमआई पे, कार भी ईएमआई पे, हर चीज मतलब जरूरत उनकी पूरा हो रही है, लेकिन बहुत सारे ख्वाब है जिसको भी मारना पड़ रहा है। तो अगर आप 5 साल नौकरी करेंगे ना, तब भी आप 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अगर 5 साल मेहनत करके आप धंधा बनाते हैं तो 2-3 करोड़ रुपया आप आसानी से बना लेंगे। आपके अंदर डेडिकेशन, आप सही दिशा में होना चाहिए, वो भी नहीं जो हाँ मार रहे हैं, मारना कहीं और है, पीटते जा रहे हैं, पता चल रहा है वो मुड़िए नहीं रहा। तो लर्न डेली करना है, सीखना डेली है, बाजार को डेली पढ़ना है। तो रिस्क तो हर जगह है। यूपीएससी भी नहीं निकल जाएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है, बिजनेस भी बड़ा बन जाएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, लोग प्रयास करना थोड़ी छोड़ देते हैं। हजारों लोग जा रहे हैं मुखर्जी, हजारों लोग जा रहे हैं। सर जैसे हमने शार्क टैंक पे देखा था कि आपने अपने गुरुदेव जी के बारे में बताया था, आपने आपके किसी नोट में। सर उनकी क्या स्टोरी है? सर वो बहुत दिलचस्प कहानी लगती है मेरे को, जितना मैंने आपके बारे में रिसर्च करा है। उनके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए क्या है ना, अगर आपके पास कोई गुण है तो उसे निखारने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। वो गुरु जो वास्तव में दुनिया देखा हो, क्योंकि आप हम इमेजिन करेंगे पटना को, दिल्ली को, जहाँ जहाँ क्या है। अब हम अमेरिका कभी गए ही नहीं है, वहाँ क्या चल रहा है वो हमको नहीं पता है, मतलब दुनिया कहाँ है वो हमको पता नहीं है ना, मेरे पास समय है चीजों को जानने के लिए। तो आपके पास गुरु एक होना चाहिए जो आपको अपडेट रखे दुनिया से। वो हमेशा मतलब आपको आगे क्या होने वाला है, आगे कदम कैसे उठाना है, इस पे आपको थोड़ा सलाह मशवरा करते रहे। तो वो जो मेरे जिंदगी में आया ना, मतलब जब हम आर्य को क्विट किए, उनके साथ कनेक्ट हुए, तो उसके बाद से उनका जो टेक्नोलॉजी पे जो पकड़ है और जो उनका जो एक तरह से कहिए ना, जो बिजनेस में एक मेंटर का जो होना चाहिए, जो भूमिका, वो एक्चुअल भूमिका में वो मेरे साथ खड़े रहे। और मिथिला एंजल नेटवर्क के फाउंडर भी वही है, वही बनाया है। पहला स्टार्टअप है मिथिला एंजल नेटवर्क का, जो फंडिंग मिथिला एंजल नेटवर्क से ली है, रोडवेज। और पहला स्टार्टअप है जो मैथिली लैंग्वेज में पिच करके फंडिंग ली। मेरा हिंदी नहीं था, वहाँ अंग्रेजी नहीं था, वहाँ एक संदेश देना था ये, जो भाषा कभी भी आपको बढ़ने में बाधा बन ही नहीं सकता है। भाषा सिर्फ एक माध्यम है एक दूसरे से बातचीत करने का।
तो अगर आप भाषा आपके पास, अगर हमको अंग्रेजी बोलने नहीं आता है तो इसका मतलब थोड़ी है हम धंधा नहीं कर पाएंगे। हम ट्रांसलेटर रख लेंगे भाई, वो पीए रख लेंगे, वो ट्रांसलेट करेगा। सैमसंग का मोबाइल आया है, क्या बोलते हैं उसको, वो S24, वो रख लेंगे, खरीद लेंगे, वो ट्रांसलेट करके चाइना वाले से बात करवाएगा। तो हम ये वहाँ संदेश देना चाहते थे, नहीं मैथिली में पिच करेंगे, अपना रीजनल लैंग्वेज में पिच करेंगे, और रीजनल लैंग्वेज में ही पिच किए थे। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको समझ नहीं आ रहा था हम बोल के आ रहे हैं, ठीक है, अच्छा, फिर भी लोगों ने उसमें पैसा डाला। तो वो भाषा मैथिली भाषा में पिच किए थे, और मिथिला एंजल नेटवर्क से फंडिंग मिला था रूल बेस्ड, और पहला कंपनी थी जो मिथिला एंजल नेटवर्क से फंड ली थी। और उनका निजी तौर पे बहुत सारी कंपनियां में गुरुदेव का, अरविंद झा सर का है, बहुत सारे स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते हैं जो डूब जाएगा या नहीं चला पाएगा, वो देखते नहीं। फाउंडर अगर डेडिकेशन, फाउंडर के अंदर अगर डेडिकेशन है, जिद है, तो दाव खेलना चाहिए, और वो खेलते हैं। तो एक तरह समझिए हम उनको मार्गदर्शक मानते हैं अपना, गुरु तो उनको हम कहते ही, और बाकी उनकी पूरी कहानी आपको हम द पागल में पढ़िए। जी सर, जरूर पढ़ेंगे हम आपकी इस किताब को। जी। सर जैसे आपने बताया कि जैसे मेंटर होना चाहिए ऐसा लाइफ में। अगर सर मेंटर क्या लाइक हमें ढूंढना चाहिए कि लाइक हमें क्या, हमें पता क्यों चलेगा कि हमें लाइफ में एक मेंटर की, हमें इस टाइम पे जरूरत है मेंटर की, और अगर जरूरत है भी तो सर हम मेंटर बनाए तो किसको बनाए, इसकी मतलब इसको लेके कुछ गाइडेंस सर? देखिए, आप 2-3 चीज देखिए। पहला चीज देखिए जो आदमी का कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्सपीरियंस है या नहीं, एक्चुअल बिजनेस में, बड़ी कंपनी में वो रहा है या नहीं रहा है। क्योंकि क्या है ना, जो आपके लिए बेहतर मेंटर वही साबित होगा जो या तो कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़े पोजीशन पे जॉब किए हो, या खुद की कंपनी बनाया हो, या खुद की कंपनी बनाते बनाते फेल हुआ हो, उनके पास एक्सपीरियंस होता है ना। तो जो बिजनेस में एक्सपीरियंस लोग हैं, ऐसे लोगों को पकड़िए। 20 लोग 50 लोग को पकड़ेंगे ना, तो उसमें कोई एक लोग जो है तो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होंगे जी, और जो इमोशनली कनेक्ट होकर आपको गाइड करेंगे ना, वो दिल से गाइड करेंगे। और जो आदमी वैसे प्रोफेशनली आपको मेंटरशिप कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए जैसे 10 लोगों तक रीच कीजिए, एक लोग आपके साथ आप इमोशनली कनेक्ट होइए, वो भी आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, तो वो आपके गुरु बन सकते हैं। ओके, जी सर, जरूर इन चीजों का मैं पक्का ध्यान रखूंगा अगर मेरे को भी कभी कोई लाइफ में मेंटर की जरूरत पड़ी सर। सर जैसे अभी आपने बताया था कि जैसे जब शार्क टैंक से कोई भी एक बहुत बड़ा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे ये बन चुका है, जो शार्क टैंक जो ये शो है। सर आपके जब आपने पिच करा, ये जस्ट अभी 1 महीने पहले ही अभी यूट्यूब पे इसको पब्लिश किया गया है, आपके पिच को, और बाकी तो लाइक सोनी लिव पे तो वो चल रहा था। सर आपको एज अ लाइक जब हर जगह जब पब्लिश हुआ आपका पिच, इसके बाद आपके बिजनेस का क्या टेक था? मतलब बिल्कुल ही रैपिडली कुछ चीज ऐसी हुई आपकी लाइफ में जो चेंज हुआ उसके बाद कुछ चेंजेस आए आपकी लाइफ में? देखिए, पहले भी हम लोगों के लिए जो चैलेंज था वो सप्लाई ही चैलेंज था, शार्क टैंक से पहले भी। तो लेकिन उसको हम लोग धीरे धीरे संतुलित कर रहे थे। जो सप्लाई और डिमांड में हमारा 50% का मार्जिन था, 100 डिमांड है हमारे पास, हम 50 ही फुलफिल कर पाते थे। उसको धीरे धीरे 80% पे ले गए, 85% पे ले गए। अब क्या है ना, डिमांड 10x बढ़ गया है, 10 गुना बढ़ गया है, ठीक है। तो सप्लाई तो रातों रात 10 गुना नहीं बढ़ सकता है। जब हमको सर्विस देना है, एग्रीगेशन मॉडल पे हम है नहीं, हमको ऑन फ्लीट पे खेलना है, लीज वाले पे खेलना है, रेंटल वाले पे काम करना है, तो समय लगता है। तो ये जो डिमांड बढ़ा है ना 10x, अगर इसको फुलफिल कर लेते ना, तो मुझे लगता है जो बहुत बड़ा बिजनेस हम कर चुके होते हैं। तो अभी आप ये मान के चलिए जो 3x के आसपास हम लोग पहुंच किए हैं जी, शार्क टैंक आने के बाद। जी। सर जैसे आप तो लाइक अभी बिहार में आप एक नामी इंसान की तरह तौर पे आप आ रहे हैं। अब जब आप गाँव जाते हैं, ऐसा कुछ चेंज हुआ है सर आपकी सोसाइटी में? जैसे आप जिस गाँव में रहते थे, अब जब आप अपनी कार लेके जाते हैं वहाँ पे, लोगों का क्या परसेप्शन है अभी आपको लेके? कुछ चेंज हुआ है उसमें? देखिए, पहली बात, जो हम जब गाँव जाते हैं बहुत कम समय के लिए जाते हैं, माँ बाबूजी से मिलते हैं और वापस आ जाते हैं। किसी चौराहे पे किसी अन्य लोगों के साथ हमारा बातचीत नहीं होता है। तो मुझे लगता है जो अभी वो उचित समय नहीं आया है जो गांव के लोगों के साथ हम कनेक्शन बिल्ड करें। हम बहुत दूरी मेंटेन करके चलते हैं, खास करके अपनों से, क्योंकि अपने जो लोग होते हैं ना,
की अपेक्षा पे अगर आप खरे उतर गए, वो अगर आपको कॉल किया भाई मेरा एक काम है कर दीजिए, कर दिए तो आप गुडविल है उसके नजर में, लेकिन नहीं किया ना वो आपको विलन बनाएगा, वो आपको दूसरों के पास जो आपकी कहानियां सुनाएगी वो अलग लेवल का सुनाएगी, तो उस कहानी से आपका ताल्लुकात है या नहीं वो ईश्वर जाने, लेकिन अलग लेवल का सुनाएगी। तो हम पर्सनल रिलेशन बहुत कम मेंटेन कर रहे हैं, प्रोफेशनल रिलेशन अच्छा मेंटेन करते हैं, और मुझे लगता है इन सब चीजों से सभी लोगों को उठना चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आसपास के लोग, रिलेशन, इवन रिलेटिव जो होते हैं, जो एकदम क्लोज रिलेशन है, उनसे भी दूरी बना के रखिए, तब तक जब तक आप एक पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते हैं, आप अपना एक लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक आप दूरी बना के रखिए, क्योंकि ये लोग हरास भी करते हैं। अगर आप अपने मौसी के अपेक्षा पे खरा नहीं उतरेंगे तो वो भी हरास करेंगे। आप अगर डगमगाएंगे ना तो वही आपके बाबूजी के कान में जाके बोलेगा, बोल रहे थे ना छोड़ा से नहीं होने वाला, नहीं सुन रहा था, वो आपको वो ये नहीं आके बोलेगा जहाँ पर वो फिर से प्रयास करो ना, तुम दोबारा भी कर सकते, ये कोई नहीं कहेगा, ये बाहर के लोग आपको कहेंगे, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो कहेंगे। आप अगर डूब रहे होते हैं तो आपको हम ये सलाह देंगे आप फिर से प्रयास करिए, लेकिन आपके अपने लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम समझ रहे, तो बहुत उड़ रहा था, उसको मतलब वो जले नमक छिड़कना समझते हैं ना जी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए जो है हम बहुत कम कनेक्शन रखते हैं, गांव जाते हैं। एक समय था जो माँ हमारी 8वीं क्लास में थे तो एक साइकिल खरीदी थी, सेकेंड हैंड साइकिल था, वो 3 जगह से वेल्डिंग किया हुआ फ्रेम था, 300 रुपए का साइकिल था, और वो 3 लोगों से पैसा लेके माँ खरीदी थी। और अब गांव जाते हैं तो इस बार छठ में गए थे तो हमारा होंडा सिटी, ऑडी और हमारी वैली फोर्ड, ये तीनों गाड़ी वहां लगी हुई थी। माँ को बोले माँ यही है 3 साइकिल का 3 वेल्डिंग किया हुआ 300 रुपए का 3 का जी। तो हमारा फैमिली खुश है बस। मतलब देखिए क्या है ना, कोई आपको याद करने वाला नहीं है। आप इवन हम बोल रहे हैं ना, जो अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक चीज हमेशा याद रखिए, जो लोग क्या कहेंगे इसको तो भूल ही जाना है। इवन आप ऐसा एग्जाम्पल देखें ना, जो अगर हम मर गए, एग्जाम्पल मर गए 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना याद करेगा परिवार के लोग, उसके बाद कपिल शर्मा का शो आएगा, सब आदमी कुर्सी लगा के बैठेंगे और वो हंसाएगा और सब लोग हंसेंगे, कोई नहीं याद करने वाला है आपको। फिर हम अपने सपने को क्यों मारे यार, मुझे भी तो भगवान भेजे हैं कि कुछ दिन के लिए धरती पे, तो हम अपने सपनों को क्यों नहीं जिए, उनको ठेस नहीं पहुंचाए। उनका जो एक्सपेक्टेशन है, अगर मेरा सपना पूरा हो गया तो उनका एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा जी। वो बस हम इस चीज के लिए अपने सपनों का त्याग नहीं करेंगे, मेरे पापा बुरा मान जाएंगे, माँ बुरा मान जाएगी, पत्नी बुरा मान जाएगी, समाज बुरा मान जाएंगे, नहीं, तो हमको किसी से मतलब नहीं, हमको अच्छा लग रहा है भाई हम करेंगे। जब हम आगे खुद कर रहे थे ना तो हमारी माँ बाबा सबके पास जा रही थी, जिसको क्या हो गया, इसका मति भ्रष्ट तो नहीं हो गया, होता है ना गाँव में, बाबा मंदिर जा रही थी प्रसाद चढ़ाने, उसको क्या पता था मेरे माँ को मेरे बेटे के मन में कुछ और चल रहा है और वो बड़ा चल, तो उनको समझा भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनका वो समझ नहीं सकती थी। उनको लग रहा था भाई इतना मेहनत करके बनाया है, दिन रात जग के बनाया है, मलाई खाने की आई तो अब वो छोड़ के जा रहा है। तो कई बार क्या होता है ना, वो सीन आप नहीं समझा सकते हैं अपने गार्जियन को, लेकिन जब आप वो अचीव कर लेंगे तो गार्जियन खुद वो खुद समझ आएंगे। जी जी जी। सो जैसे आप तो जैसे आप जैसे एक जैसे अच्छा बिहार से सर, मैं भी बिहार से ही मैं रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी बिहार से ही है। सो एक वो जो एक मेंटालिटी होती है ना सोसाइटी की और पेरेंट्स की, वो मैं टोटली मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ। सो जैसे एक होता है कि जैसे माँ बाप की होती है कि अरे बच्चा टीवी पे आया है, सो जब आप शार्क टैंक पे आए तो आपके पेरेंट्स ने, आपके माताजी और पिताजी ने जरूर देखा होगा। सो उनको कैसा लगा, मतलब अब उनका रिएक्शन कैसा है कि हमारा लड़का इतना बड़ा एक बिजनेसमैन बन चुका है, तो उनका कैसा रिएक्शन है सर? देखिए अब माँ बाबूजी को आप फुल कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर, अब उनको लगता है ये मेरा अच्छा बेटा है ना। तो अब मतलब वो सोचे नहीं थे जो हम कभी हमारे जो अभी जो जिस जगह पे हम हैं, कभी वो सोचे ही नहीं थे। और उनका तो सोच यही था कि कहीं 10-15 हजार रुपए का नौकरी कर रहा करेगा मेरा बेटा, 20,000 का नौकरी करेगा, 30,000 का नौकरी करेगा, 50,000 का नौकरी करेगा। लेकिन वो ये कभी नहीं सोचे थे जो मेरा बेटा 4 छल्ला पे बैठ के आएगा। वो क्या होता है 4 छल्ला वो नहीं करते थे। तो उनको अब समझ में हर चीज आने लगा, बहुत खुश थे। और इवन अगर आप देखेंगे ना तो हमको लगता है हजारों लोगों ने शार्क टैंक के वीडियो को शेयर किया लिंक्डइन पे,
फेसबुक पे, ट्विटर पे, और मेरे गांव से जिसका पॉपुलेशन 70,000 है, उस गांव से गिन के 2 व्यक्ति शेयर किया। आप समझ सकते हैं, जी मात्र 2 व्यक्ति। क्यों? अब उसको रिलेट कीजिए ना बिहारी स्टाइल में, बिहारी जी है ना, रिलेट कर पा रहे हैं सर। हाँ, तो ऐसा क्यों? जो जिसको पूरा दुनिया शेयर कर रहा है, जो उसको सिर्फ 2 लोग, उसको उसके गांव के 2 लोग शेयर किए हैं, मतलब इसलिए हमको सिर्फ हमारे फैमिली से मतलब रहता है। फैमिली समझ रहा हूँ हकीकत यही है, जो आपको बढ़ता हुआ आपके समाज में कोई नहीं देखना चाहता है, इवन आपके माँ बाबूजी और आपकी पत्नी को छोड़ के दिल से कोई नहीं चाहता है आपके समाज में, रिलेटिव जितने भी, मौसी भी नहीं चाहेगी जो मेरी बहन का बेटा मेरे बेटा से ज्यादा पायदान पे पहुंचे। बधाई जरूर दे देंगे यार, लेकिन इससे नहीं निकलेगा वो बधाई, ठीक है ना। बधाई देने के बाद फिर बेटा पहुंचेगा, देखो तो जी। तो ये आप रिलेट कीजिए, ये खुशी सिर्फ माँ बाप को मिलता है, तीसरा पत्नी को मिलता है, भाई को, परिवार लोग जो अपने हैं ऑन ब्लड, चाचा चाची मौसा मौसी सब कहने के लिए होता है भाई, ये समाज आसपास के लोग सब कहने के लिए होता है। उनके अपेक्षाओं पे आप काम करते रहेंगे तो आप अच्छे हैं, हीरो हैं। आप कोई चौराहा पे बैठ के अगर खैनी लटा रहा है अपने चाचा के साथ, उस खैनी में आप भी जाके थोड़ा सा मांग लेंगे, भैया थोड़ा हमको भी खिलाइए, मतलब आप उनके बीच में अगर बैठे तो अच्छे हैं, उनके बीच में अगर नहीं बैठे तो आप बुरे हैं, एरोगेंट, तो आप बुरे हैं। तो मैं बुरा हूँ, मैं तो बोलता हूँ, जो मेरे कान में भी आके कोई बोलेगा जो तुम आवारा हो, तो बोलेंगे हाँ मैं हूँ। तुम ठीक रहो भाई, हमको दुनिया का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम क्या है, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। तो बेसिकली आपको अपने नजर में हीरो बनना है, दुनिया के नजर में नहीं। वो तो कभी भी विलन बना देगी। अभी आप लाइव एग्जांपल देखिए ना, जो महेंद्र सिंह धोनी इंडिया को वर्ल्ड कप ला गया इतने दिनों के बाद, एक टेस्ट मैच हारे, घर पे लोग जाके पत्थर फेंक दिए, इंडिया पे गाली देने लगे। तो दुनिया का हमेशा एक्सपेक्टेशन होता है, जो उनको जो पसंद है ना, आप उसके अनुसार काम कीजिए, है ना। तो बस ये भूल जाइए, जो हमको दुनिया के लिए काम नहीं करना, मुझे जो अच्छा लगता है हम उसके लिए काम करेंगे। जी बिल्कुल जी। सो जैसे आपने बताया, तो जैसे आपका जो बिजनेस है सर, तो जैसे अभी आप तो बहुत बड़े प्लेयर बन चुके हैं इन बिहार, जो भी बिहार में आपका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो सर गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट रहता है, जैसे अगर आप, क्योंकि बिहार जैसे स्टेट में हमने कभी ये चीजें नहीं देखी कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ का कोई बहुत बड़ा उद्योगपति निकला है। तो अभी जैसे आप बना रहे हैं वहाँ पे रोडवेज को, तो गवर्नमेंट का कभी कुछ सपोर्ट मिला है आपको वहाँ पे? धीरे धीरे चीजें यहाँ बदल रही है। बिहार गवर्नमेंट स्टार्टअप पॉलिसी लाई, छोटे छोटे स्टार्टअप को सपोर्ट कर रही है, 10 लाख रुपए का सीड फंड दे रही है, मैचिंग ग्रांट दे रही है। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से भी काम कर रही है, लेकिन हमारा ये मानना है ना, जो आप अगर सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, आपको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, जो लीगल इशू है उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, गवर्नमेंट का कंप्लायंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये होना चाहिए। इसको स्किप मत करिए। ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, सिंगल स्टार्टअप के लिए बनाई है, और नहीं आता है भाई, चुनौती नहीं आता है। पहले एक था ना, जो बिहार में बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सारा प्रेशर आता है, रंगदारी होता है, ये होता है, ये सब कुछ भी नहीं है, पहले था, अब कुछ भी नहीं है, रेयर इन रेयर है। और इतना रेयर तो इससे ज्यादा दिल्ली सब में है, इससे ज्यादा तो पंजाब में है, ऐसा नहीं है। बिहार वैसे बदनाम है यार, हाँ शहरों में तो है सर। बट सर आप जैसे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बिहार को किसी अलग लेवल पे लेके जाएंगे। देखिए कोशिश है, 2-4-10 लोग यहाँ से निकलेंगे तो लोगों का मेंटेलिटी चेंज होगा। जी डेफिनेटली। तो सर जैसे अभी तो जैसे आपको देखने के बाद बिहार में मेरे रिसर्च के हिसाब से कई वहाँ पे छोटे-छोटे भी एंटरप्रेन्योर्स आपसे इंस्पिरेशन लेके कई सारे बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं बिहार में। सो सर जब आप उनसे मिलते हैं कि हम आपको देख के, आपको इंस्पिरेशन मान के हम अपने बिजनेस चालू कर रहे हैं, सो उनको जैसे कभी अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है सर, आप उनकी मदद कर पाते हैं? बिल्कुल, देखिए हमारा जो पर्सनल नंबर है वो बहुत कम लोगों के पास है, और जितने भी लोगों के पास है उसमें 90% लोग एंटरप्रेन्योर हैं। और हम सारे लोगों को कहते हैं जो नंबर को पास आउट मत कीजिएगा, अगर पास आउट करना है तो दूसरे एंटरप्रेन्योर को ही पास आउट कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, हम अकेले कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं। उखाड़ने के लिए एक समूह होना चाहिए, एक कम्युनिटी होना चाहिए। तो इसीलिए हम एंटरप्रेन्योर
जो बच्चा सोचता है जो हमको बिजनेस करना है, तो वो हमसे बहुत जल्दी एक्सेस मेरा उसको मिल जाता है। सिर्फ ऑफिस में फोन करके अगर बोल देंगे ना मुझे कनेक्ट होना है, हम एक स्टार्टअप है, तो उनको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाता है या मुझे उनका कॉन्टैक्ट मिल जाता है, हम अपना जब फ्री रहते हैं तो बात कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई झूठ बोल के लेता है तो बहुत गरियाते भी। जी, वो है सर। सर जैसे अभी जो भी बच्चा, फिर जो भी कोई स्टूडेंट है, फिर कोई भी हमारा ये पॉडकास्ट देखेगा सर, और वो फ्यूचर में एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है अपनी लाइफ में, या फिर कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है आपकी तरफ, सो आप उसको ऐसा क्या एडवाइस देंगे जो कि अपने अर्ली 18, 19, 20s में है? हमारा सबसे पहला रहता है, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए निकले हैं ना घर से, या आप सोच भी रहे हैं, तो 2-3 चीज आपको ध्यान में रखना होगा। पहला चीज तो आपको नींद और निंदा दोनों से दूर रहना होगा। अगर आपके पास काम है तो नींद नहीं आना चाहिए आपको, जब तक कि वो निपट ना ले। दूसरा, आपके पीठ पीछे लोग क्या बोल रहे हैं इससे थोड़ा सा भी ताल्लुकात नहीं रखना है। वो बोलेंगे, उनका काम ही है। आपका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। अगर आपको लगता है जो हमें गार्जियन हमारा प्रेशर बना रहे हैं मेरे ऊपर जॉब करने के लिए, ये करने के लिए, तो गार्जियन से भी बात कीजिए, खुल के बात कीजिए। उनको बोलिए जो आप हमको 18 साल लगाए, पाल पोस के बड़ा किए, अपना जीवन भर का जो कमाई था मेरे एजुकेशन पे खर्च किए, तो जब 18 साल आप इंतजार किए, 4 साल और आप मेरे लिए इंतजार कर लीजिए। मुझे 4 साल जीने के लिए दे दीजिए। 4 साल के बाद आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। तो 4 साल में आदमी कुछ ना कुछ कर लेगा जो बाप माई संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, जो धंधा आप बनाने जा रहे हैं, तो आपको एग्जैक्ट जो जिस बिजनेस मॉडल पे आप काम करने जा रहे हैं, बिजनेस मॉडल बड़ी बारीकी से आपको समझना होगा। या हो सकता है कुछ दिन इंटर्न कर लीजिए किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके, किसी स्टार्टअप में, क्योंकि इसका इकोसिस्टम भी आपको समझना बहुत जरूरी होता है, कैसे स्टार्टअप करती है, और लर्न आपको करते रहना चाहिए। बस यही चीज, कुछ भी बड़ा नहीं है भाई। देखिए, कोई ऐसा नहीं है मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज था, हम बना दिए तो इसीलिए लोगों को लगता है उखाड़ लिया। ऐसा कुछ नहीं था जो हम ऊपर से सीख के आए थे, सीखते गए, करते गए। ऐसा नहीं है जो कोई फाउंडर यूनिकॉर्न बना दिया तो वो जीनियस है, वो उसके अंदर जो थॉट है वही थॉट से दूसरा भी धंधा बना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम बना दिए हैं इसीलिए लोगों को लगता है जो नहीं इसके पास बुद्धि है, बहुत ज्यादा ठूस ठूस के भरा हुआ नहीं है। सीखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, सीखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। जी जी। सो सर जैसे आपने जैसे बताया था कि आपने अपनी जो डिग्रीज थी 12th एंड 10th की, आपने उसको जला दिया था सर। सो जैसे अब आप जिस स्टेज पे हैं सर, सो क्या आपको लगता है कि सर कि ऐसा एजुकेशन और बहुत ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योर के लिए, या फिर स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी एंटरप्रेन्योर के लिए? अगर जो कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, सो वो उसको क्या करना चाहिए? अगर कोई कंफ्यूज है लाइफ में कि मैं जॉब करूं या फिर एक अपना खुद का स्टार्टअप चलाऊं, क्योंकि उसको मन भी है कि हाँ मुझे स्टार्टअप भी करना है, बट उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशंस वैसी नहीं होती, सो उसको क्या चूज करना चाहिए? ये पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है ही, बेसिक डिग्री होना चाहिए लोगों के पास। एजुकेशन तो जरूरी है ही, क्योंकि वो बहुत चीजों को आसान कर देती है। लेकिन सिर्फ एजुकेशन से आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं। आपको बहुत चीजें सीखनी होगी, जो किताब से बाहर की दुनिया भी होती है कुछ, वो भी आपको पढ़ना होगा। किताब में वही पढ़ाते हैं ना जो बीत चुका होता है, आने वाले समय को पढ़ना होगा आपको। और एजुकेशन जरूरी है। अब पूरा डीप अगर आपको डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, आपका लक्ष्य यही है, तो आप किताबों में खो जाइए। लेकिन अगर आपको उससे अलग कुछ निकलना है तो एजुकेशन भी जरूरी है, और बाहर का जो ज्ञान है वो भी बहुत जरूरी है। बाजार को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। और अंततः जब आप बाजार में काम करने के लिए आएंगे, तो आपको वो किताब में जो पढ़े हैं उससे सिर्फ आपका बुद्धि विवेक जो काम किया है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये परखने में आपका मदद करेगा आपका एजुकेशन। लेकिन बिजनेस बनाने के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा अलग अलग लेवल से। क्योंकि देखिए, स्कूल में हमको आज भी बी फॉर बॉल पढ़ाया जाता है बच्चों को, बी फॉर बिजनेस पढ़ाया जाता है। तो आपको तो बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है, जीरो नॉलेज है। तो आप करने के बाद भी आपको बिजनेस अगर करना है तो आपको बिजनेस जाके पढ़ना होगा। जरूरी नहीं है आप IIM कर लिए तो आप बिजनेस ही बना लेंगे, M कर लिए तो आप अच्छा बिजनेस ही बना लेंगे, IIT पास कर लिए तो बिजनेस ही बना। उसमें भी आपको जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। देखिए, एक जनरेशन लगता है बिजनेस बनाने में, मेरा अपना मानना है, और अगला जनरेशन उसका फायदा उठाता है। तो एक जनरेशन को पानी देना होगा ना, तो आप पानी दे दीजिए। नहीं तो जैसा लाइफ चल रहा है वैसे लाइफ चलने दीजिए। एक दिन मर जाएंगे, चले जाएंगे।
यही ना? हाँ, नहीं, सही बात। सो सर जैसे जब अपनी कंपनी जब आपने बिल्ड करी थी सर, सो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना? या फिर जैसे जैसे आप क्लियर थे सर कि आपको आर्योगो के बाद आपको डायरेक्ट आपको रोड बेस आपको बनानी था, आप क्लियर थे माइंड में। सो कभी-कभी जैसे जो यंग फाउंडर्स होते हैं ना सर, उन्हें कभी-कभी ये डर भी लगता है कि यार बना तो रहा हूँ लेकिन अगर फेल हो जाता है, ठीक है, फिर वही जॉब करो। सो कभी आपको ऐसा लगा कि कुछ क्राइटेरिया होता है सर कि नहीं जिसको ये इतना ही डर आता है इसके ना, बाद ही बनाना है? हुँ, जिसके मन में ये डर आ जाता है ना, वो फाउंडर वही फेल हो गया, यही समझ लीजिए। फाउंडर को डर नहीं होना चाहिए। अगर फाउंडर डिसीजन ले लिया मुझे ये करना है, तो करके ही दम लेना है। समय लगेगा, चुनौतियां आएगी, उसका समाधान निकालेंगे, लेकिन डटे रहेंगे। क्योंकि जब आपके किसी कोने में डर बैठ गया ना, नहीं होगा तो फिर से मुझे जॉब पे जाना पड़ेगा, तो लिख के ले लीजिए वो नहीं ही होगा। आप छोटा सा चुनौती में गिव अप कर देंगे। जी, मुझे था जो मुझे बनाना है, बना दिए हम। हमको भी डर तो हमको होना चाहिए था ना, जो एक कंपनी बनाए, अच्छा ट्रांजैक्शन था उसका, वो लोग पहले भी जान चुका था हु इज दिलखुश कुमार, अभी भी लोग जान रहा है। तो ऐसा नहीं था जो उस समय हम अननोन थे, उस समय भी लोग हमको जानते थे। अभी जब दूसरी कंपनी बनाए, ये तेजी से ग्रो कर गई, इसका ब्रांडिंग अच्छा हुआ, शार्क टैंक आ गया, और वो उसमें जो है ग्रोथ मिल गया बहुत तेजी से। जी। आप जब डिसीजन लेते हैं ना, तो वो कहते हैं ना, जो जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं, वो है ना डायलॉग जी, का, हाँ सारी जी, बात आप मिलाने में लग जाती है। जी, आप शिद्दत जी, से चाहिए ना, चुनौतियां तो आएगी, बिना चुनौती का कुछ भी हुआ है। अगर बिना चुनौती का आप धंधा बना सकते, तो कोई आदमी ऐसा धंधा नहीं सोचता है, धंधा प्लान नहीं करता। राइट, जी, यहाँ तो दुकान खोल लेंगे, नहीं चलता है तो लोग कहता है अरे किस्मत मेरा खराब था, नहीं चल पाया। भाई तो चलाने नहीं आया इसलिए नहीं चल पाया, लाखों लोग तो चला रहे हैं, तो उसी को कैसे चलाया जाता है? सर आपकी जर्नी को जान के मतलब आपकी जर्नी एक बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है सर कि आप कहाँ से आते थे और अब कितनी बड़ी अब आप अपनी कंपनी चला रहे हैं सर इतनी बड़ी। सो एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है सर आपकी और आप बुक भी लिख रहे हैं तो सर डेफिनेटली उस बुक को ज़रूर हम पढ़ेंगे। और इसी के साथ मैं भी कंक्लूड करता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इट वाज़ ग्रेट टॉकिंग